165 रोज गुजर चुके हैं। झूठा था तेरा सारा वादा। अवाम इनको लॉलीपॉप देने वाली है। Sarfaraz was never a very popular person in PCB. 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। It is a dangerous experiment. बस इन्हीं के लिए मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। 70 नहीं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगी। बच्चों खुश हो जाओ, पार्टी ऑन है। करोड़पति से अरबपति लुबना कब बनेगी? का बिजनेस जो है वो अक्टूबर में ज्यादा ग्रो करेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम तलहा। आपको भी वालेकुम अस्सलाम। सारे देखने वालों को मेरा सलाम। यकीनन मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से होंगे, देखने वाले भी शायद खैरियत से थोड़े बहुत आज ना हो। वर्दा क्यों? बड़ा दिन है, बड़ी पेशी है। कप्तान जो है आज फिर अदालत में पेश होंगे और यकीनन आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस वक्त रूलिंग पार्टी और जो हमारी ट्रेजरी बेंचेस हैं असेंबली में, जो हुक्मरान हैं, इक़्तिदार में हैं, उनकी ये देरीना ख्वाहिश है, उनकी ऐसे जोर से ख्वाहिश आ रही है किसी तरह इमरान खान को अरेस्ट कर लें, किसी तरह हम कुछ हो जाए। ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बस ये इस वक्त वो वाली सिचुएशन पर ये वो एक वाहिद ख्वाहिश है वर्दा, जिसके लिए हजारों ख्वाहिशें कुर्बान करने को वो तैयार है। हजारों दम भी कुर्बान करने का कहते हैं ना, कि आप दम भी निकाले तो कोई गम ना होगा। लेकिन तलहा कल भी हमने देखा था कि किसान एहतजाज के लिए आ रहे थे, इस्लामाबाद में आए भी थे, लेकिन हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनको सपोर्ट कर रही थी, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का खुद टेलीफोनिक रब्ता हुआ है उनकी कमेटी से, किसान कमेटी से। उन्होंने कहा है कि जब वो यूएन के इजलास से वापस आ जाएंगे तो फिर खुद पर्सनली बैठ के उनके साथ एक मीटिंग करेंगे, उनके तमाम मुतालबात का एक सोल्यूशन निकालेंगे, एक हल निकाले जाएंगे। तो ये मैटर तो सॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन अब बात एक और बड़ी खबर ये भी आई है कल के इमरान खान साहब ने हफ्ते को कॉल दे दी है लॉन्ग मार्च करने की, और उन्होंने वकला को भी दावत दी और उनसे अपील की है, कहा है कि वो भी सपोर्ट करें ताकि मुल्क को इस महंगाई के दलदल से निकाला जा सके। और साथ साथ कल के दिन यानी कि जुम्मे के रोज़ उन्होंने महंगाई के खिलाफ रैली निकालने का भी जो है वो ऐलान किया है। मुझे जो लग रहा है वर्दा, जिस तरीके से इमरान खान साहब बार काउंसिल से खिताब कर रहे हैं, वकला को एतमाद में ले रहे हैं और अपनी वकला बरादरी को मुतहर्रिक एक्टिव करना चाहते हैं, शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आने वाले वक्त में जो मुकाबला होना है, जो जंग होनी है, जो असल जैसे कहते हैं कन्फ्रंटेशन होनी है, वो अदालतों के थ्रू होगी। दूसरी साइड से हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली कोशिश की जा रही है केसेस क्रिएट किए जाएं। जिस तरह आपने देखा कि दहशतगर्दी की दफा इमरान खान पे लगाई गई, कोई पाकिस्तानी सोच नहीं सकता था यार ये दिन भी आएगा पाकिस्तान में, लेकिन हुआ। और फिर अदालत ने कह दिया कि कब तक इस्तेमाल करोगे इन दफात को अपने सियासी मकासद के लिए, अपने दूसरे मकासद के लिए। तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि हमारे मुल्क में ये कानून, ये इदारे, बहुत सारे सिस्टम लोग यूज़ और अब्यूज़ करना चाहते हैं अपने मफादात की खातिर, और जिसकी वजह से नुकसान एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को ही होता है, पाकिस्तान के लोगों को ही होता है। हाथियों की लड़ाई में चूंटी ही मरती है, याद रखिएगा, कोई हाथी नहीं मरेगा। लेकिन तलहा शायद इसी वजह से हमारा सिस्टम आज तक कोई सिंक्रोन सका है, कोई हमारे यहाँ मुल्क में सिस्टम बन नहीं सके, कि अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिनके पास पावर है वो जिस तरह चाहें अपने सिस्टम को मोल कर देते हैं उसको, लेकिन जो बेचारा गरीब है वो पिसता ही रहता है। खैर आगे मज़ीद चल के चुन में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। आज बहुत बड़ी जैसे कि तलहा ने बताया कि आज बहुत बड़ा दिन है, बड़ी पेशियाँ होने वाली हैं, और साथ साथ हम आपको बताएंगे भी कि जो हुकूमत है शहबाज शरीफ के जो बड़े बड़े दावे और वादे थे वो कहां गए, धरे के धरे रह गए। आगे शो में चल के बताएंगे, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बड़ा दिन, बड़ी पेशी। कप्तान आज फिर अदालत में पेश होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर फर्द जमायत होने का इम्कान। सर्कुलर जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। हकीकी आज़ादी की जंग आखिरी मरहल में दाखिल। इमरान खान ने हफ्ते के रोज़ से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। लाहौर में कन्वेंशन से खिताब में वकला से भी बाहर निकलने की अपील। कहा इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। सैलाब तो गुजर गया, सानेहात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में पोल्ट्री की सनत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। हजारों मुर्गियां हलाक, लाखों अंडे जाया हो गए। इजाफी टैक्स ने पोल्ट्री से वाबस्ता अफराद की कमर तोड़ दी। हुकूमत से नजर करम की अपील। और कीमत हजारों में नहीं लाखों में। लाड और नखरे में पली आला नस्ल की बिल्लियां कराची की लुबना की पहचान बन गई। कैटरी ओनर आज बनेंगी दुनिया बोल है की मेहमान।
अच्छा, गुज़िश्ता रात जो इस्लामाबाद में हमने देखा कि किसान जमा हुए थे वर्दा, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ आए थे और पुलिस से उनकी नोक झोंक भी हुई थी। फिर ये खबर भी आ गई थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को शायद अरेस्ट कर लिया गया है, फिर उसको निगेट किया गया। लेकिन मैं बताऊँ, इस वक्त जो सिर्फ इस्लामाबाद से आए थे ना ये किसान, वजह इसकी ये थी कि बलूचिस्तान और सिंध के जो ज़मीनी रास्ते हैं वो पानी से डूबे हुए हैं, लोग पहुँच नहीं सकते। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि जब पूरे मुल्क के किसान अब जमा होंगे और अपना हक मांगेंगे, क्योंकि उनके साथ बड़ा जुल्म हो चुका है। सैलाब ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया है, घर बार सब कुछ बह गया है, ना खाने को, ना पीने को, ना सर पे छत, और बीमारियों का अंबार लगा पड़ा है। और बच्चे उनके रोज़ मरे जा रहे हैं। 500 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो तो वैसे ही 550 के करीब मर चुके सैलाब की वजह से। लेकिन अब मज़ीद कितना नुकसान होगा ये यकीनन हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, क्योंकि हम मुसलसल सियासत में ही बिजी हैं। और अब वर्दा देखिए अदालत की बात करेंगी। बिल्कुल आज़ाद की बात है कि सियासी कशमकश इतनी मजीद बढ़ रही है तला, और आज जिस तरह का बड़ा दिन है, हम सब जानते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि इमरान खान पर पर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान है। और सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे समात का वक्त मुकर्रर किया गया है। जो खातून जज से मुतालिक इमरान खान के बयानात आए थे उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम समात होगी। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर राव रिजवान हमारे साथ इस्लामाबाद से, हमें अपडेट करेंगे फिलहाल वहाँ की सूरत हाल क्या है। जी राव रिजवान, बताइएगा, अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त आप हाई कोर्ट के बाहर हैं और क्या सूरत हाल है, कब तक पेशी होगी, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, क्या चल रहा है? जी, हाई कोर्ट में आज अहम केस की समाअत है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान आज तीसरी बार अदालत के रूबरू पेश होंगे। खातून जज से नाजेबा अल्फाज से मुतल्लिक केस की समाअत चल रही है। 2 बार जो है तहरीर जवाब जमा कराया, लेकिन अदालत उस जवाब से मुतमईन नहीं हुई। तो उसके बाद जो है आज फर्द जुर्म आयद होती है या माफ़ी मिलेगी। तो इस केस की समाअत है। दिन 2:30 बजे जो है ये केस जो है कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है इस केस की समाअत होगी। जो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर एक सर्कल जारी किया गया है कि कोर्ट के डेकोरम को जो है खातिर रखना है। सिर्फ इमरान खान की जो कानूनी टीम के जो 15 जो वकला हैं उनको इजाज़त होगी इस कोर्ट रूम में जाने की। उसके अलावा जो है एडवोकेट जनरल और अटार्नी जनरल के जो 15 अफसरान हैं, ला अफसरान, उनको सिर्फ इजाज़त दी गई है। उसके अलावा 3 मावनी ने जो खुसूसी जो अदालत ने जो उनको कहा था वो सिर्फ अदालत में जा सकेंगे। उसके अलावा जो सिर्फ 15 कोर्ट रिपोर्टर को दाखिले की इजाज़त दी गई। उसके अलावा किसी भी शख्स को जो है दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से खुसूसी पासेस जारी किए गए हैं और सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम हैं। इस्लामाबाद में जो है हाई कोर्ट के इतराफ़ में सख्त सिक्योरिटी है, पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। हाई कोर्ट के इतराफ़ के जो आने वाले जो रास्ते हैं उन पर दाखिली रास्तों पर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिए गए हैं। फर्दन हर शख्स की चेकिंग की जा रही है। उसके बाद जो हाई कोर्ट के इतराफ़ में जो कारोबारी मराकज़ हैं वो अभी तक बंद हैं। जो उनके इतराफ़ की गलियाँ हैं वहाँ पर कनाते लगा दी गई। कनाते लगाने के बाद जो है जो बाव पर तार लगा दी गई है और सख्त सिक्योरिटी है। मीडिया के नुमाइंदों को भी चेक किया जा रहा है और किसी शख्स को जो है गैर मुतल्लिक़ शख्स को हाई कोर्ट में दाखिले की इजाज़त नहीं, सिर्फ उन अफराद को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ज़्यादा सख्त हैं और बहुत ही बेहतरीन इंतजाम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राव रिजवान हमारे साथ है, हाई कोर्ट से हमें अपडेट दे रहे थे कि वहाँ पे क्या सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। तीसरी बार इमरान खान साहब दोबारा से अदालत में पेश होंगे, इसी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तला हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान न्याजी साहब, उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। जी अमजद साहब, ये बताइएगा, क्या तीसरी बार खान साहब अदालत में पेश होने जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या तवक्का से क्या फैसला आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। जैसा कि खान साहब ने पहले भी कहा था कि मेरा कोई इसमें ये नहीं था कि मैंने कोई जानबूझ के किया। मैंने ये कहा था कि जो वहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट है या जो भी है तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन की बात की है। फिर भी उन्होंने अपना एक जवाब दावा जो है वो जमा कराया है। हमें अदालत से पूरी उम्मीद है कि वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए एक ऐसी शख्सियत जिसका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान एक हकीकी पाकिस्तान बन सके और उसको एक हकीकी आज़ादी मिल सके, उसके इदारे जो है ऊपर उठें और वो अपना काम करें, तो वो शख्सियत जो आज पाकिस्तान को डेमोक्रेसी के जो अंदाज है वो सिखा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट के लिए भी ये मुनासिब या ये इज्जत की बात होगी कि उनको खामखा अगर अदालतों में जो घसीटी चल रही है ना, इससे उनको भी इज्तनाब करना चाहिए। बल्कि चूंकि इस वक्त पॉलिटिक्स खेली जा रही है और पाकिस्तान के तमाम लोगों का ये मौक़िफ़ है कि ये कितने सिर्फ इमरान खान को फंसाने के लिए हैं या उन्हें टीम करने के लिए हैं। तो
ये है कि इससे जो जैसा कि कहा गया कि जी फर्द जुर्म आयद होगी, तो ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है कि इसको मजीद प्रोसीड किया जाए, क्योंकि बात इतनी खास नहीं थी जिसको इतना तवील कर दिया गया है। न्याय साहब अगर इजाजत दें तो मैं पूछूं आपसे कि अंग्रेजी में मुहावरा है, कोटेशन है बड़ी मशहूर, होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी आप उम्मीद रखें कि अच्छा होगा लेकिन तैयारी वर्स्ट की करें, सबसे बुरे हालात की करें। तो बेस्ट की अगर हम होप करें तो यकीनन इमरान खान साहब की माफ़ी कबूल कर ली जाएगी और उन्हें केस को ख़त्म कर दिया जाएगा, निपटा दिया जाएगा। लेकिन मैं बात करें वर्स्ट की, तो वर्स्ट के सिनारियो की आपकी क्या तैयारी है और वर्स्ट के सिनारियो नियाज़ी साहब आपकी नज़र में हो क्या सकता है? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तानी अवाम खुद भी कबूल नहीं करेगी वर्स्ट को। और है क्या वर्स्ट नियाज़ी साहब, है क्या वर्स्ट आपकी नज़र में? वर्स्ट क्या, ज्यादा से ज्यादा वो क्या सजा दे सकते हैं, ये क्या उस खान साहब को, यही मैं पूछ रहा हूं, क्या गिरफ्तार करेंगे, क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? नहीं, इसमें कौन सी गिरफ्तारी है? खान साहब ने अल्लाह माफी दे के कौन सा ऐसा कोई दहशतगर्दी की है जो जिसपे खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा? ऐसा सिनेरियो है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ये मैंने पहले कहा कि ये कोर्ट के लिए भी एक इम्तिहान है, कोई ऐसी शख्सियत जिसका काम यही है कि वो इदारों की मजबूती की बात करता है, अगर उसको इस सिचुएशन से गुजारने की कोशिश की जाए तो पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा होगा। और मैं समझता हूँ ये वर्स्ट पोजीशन जो है वो इदारों के लिए ज्यादा क्वेश्चन मार्क। राइट, राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून भी है, नैब के साथ ही मुंसलिक रहे हैं। राजा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो आपकी नजर में आज, राजा आमिर अब्बास साहब? Worst case scenario is not that they can proceed everything today. सब कुछ आज नहीं हो सकता। आज मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि जी चार्ज फ्रेम करेंगे to which he'll plead not guilty। और अगर खान साहब उससे पहले लास्ट टाइम भी कोशिश कर रहे थे कि मैं अदालत से कोई बात करना चाह रहे थे, वो अगर उन्हें मौका मिलता है अदालत से बात करने का और वो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं गुड इनफ कि जनाब मैं तो कभी ये मेरा मकसद नहीं था, और उसका तमाम चीजें अगर कोर्ट को समझ आ जाती हैं तो कोर्ट कैन इवन डिस्चार्ज द नोटिस बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। और वो उनकी सबमिशंस पे अगर वो कहते हैं तो कोर्ट इसको डिस्चार्ज कर सकती है। अदरवाइज वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो अगर चार्ज फ्रेम करते हैं तो फिर अटॉर्नी जनरल को कहा जाएगा कि जी आप वो उसका ट्रांसक्रिप्ट वगैरह लेके आइए तकरीर का और ये चलेगा आगे। सही, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि खान साहब हमेशा से अदालतों का एहतराम करते हैं, उन्होंने हमेशा उनके हक में ही बात की और कहा है कि मैं उनका एहतराम करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। तो अभी भी लगता है कि कोई सख्त फैसला आ सकता है खान साहब के खिलाफ? मैं नहीं समझता कि कोई फैसला सख्त आ सकता है, क्योंकि अगर आप उनकी जो 2 जवाबात आ चुके हैं ऑलरेडी उसमें वो रिग्रेक्ट कर चुके हैं, उसमें वो ये कह चुके हैं कि मैं वापस लेता हूँ, अल्फाज वापस ले लिए, मकसद नहीं था, बल्कि यहाँ तक कह चुके हैं कि जी मैं तो इस जज साहिबा के पास भी जाने के लिए तैयार हूँ। और जो 2 अमाइकस क्योर आए थे कोर्ट के, जो 2 उन्होंने अपनी मदद के लिए वकील मुकर्रर किए थे, उन दोनों ने अपोज किया था जो कोर्ट ने खुद मुकर्रर किए थे, और बड़े सीनियर लॉयर्स हैं मुनीर मालिक ने और दूसरे वकील साहब ने। तो उन्होंने कहा था कि जी ये किसी भी तरीके से अदालत की जो उनकी है कि उसको प्रेशराइज करना या उसकी तौहीन करना, तो ही यूज द वर्ड आई वुड, मुनीर मालिक ने, कि आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू बिलीव दिस। तो कोर्ट ने फिर भी, क्योंकि एक जज नहीं होते वहाँ 3 जजेस हैं, उन्होंने कहा लेट्स सी कि चार्ज फ्रेम करते हैं। चार्ज फ्रेमिंग डजंट मीन कि जी कोई कन्विक्शन होगी है या कोई सजा होगी है। तो अगर खान साहब इससे पहले अपनी सबमिशन पेश करें तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये प्रोसीडिंग्स आज खत्म भी हो सकती हैं। ऐसा ही हो कि जितना जल्दी प्रोसीडिंग्स खत्म होगी यकीनन अदालतें दूसरे केस भी सुनेंगी। 22 लाख के करीब अदालतों में केसेस पेंडिंग है। लेकिन एक रिपोर्ट अपने व्यूअर्स के साथ यहाँ शेयर करें। इमरान खान साहब की बात हम करेंगे, आमिर अब्बास साहब से भी, नियाज़ी साहब से भी, लेकिन यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि मौजूदा हुक्मरान मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब से वजीर आजम पाकिस्तान बने हैं 165 रोज गुजर चुके हैं। कितनी तबाही हुई हम सब जानते हैं, किस तरह का अजाब आया पानी का, और हम सब देखते हैं कि मुल्क
किस मुश्किल से इस वक्त गुजर रहा है। इतने सारे वादे तलहा और एक वादा भी वफा ना हो सका। यहाँ पे गाना है जो बहुत ही मशहूर गाना है, ये तो बिल्कुल फिट होता है कि झूठा था तेरा सारा वादा, वादा तेरा वादा, कोई एक वादा वफा ना कर पाए बल्कि उल्टा जो वादे किए थे हाँ उनकी खिलाफ वर्जी ज़रूर हुई है। बिजली सस्ती करने के लिए कहा था, बिजली महंगी कर दी है। पॉलिसी अच्छी बनाने के लिए कहा था, मजीद महंगाई कर दी है। मौशी सूरत हाल को अच्छा बेहतर करने के लिए कहा था और मौशी सूरत हाल कितनी तबाह हो चुकी है ये हम सब जानते हैं। फिलहाल हुकूमत की पॉलिसी से कोई भी खुश नहीं है। ये लोग फेल तो हो गए हैं, इन्होंने आवाम को तो बुरा हाल कर ही दिया है। तला इनके इत्तेहादी भी इनसे नाखुश हैं, ये भी सुनने में आ रहा है और ये बात तय है। शायद आप इसलिए कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने वो ट्रांसजेंडर एक्ट की मुखालफत कर दी। नहीं, मैं MKM का भी पता है, हम लोग को वो भी नाखुश है। खैर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खुसूसी रिपोर्टर हैं आबिद अली आराई, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या अपडेट है। जी आबिद अली आराई बताइएगा कि हुकूमत कोई वादा वफा ना कर पाई, इत्तेहादी इनसे नाखुश हैं, अवाम इनसे नाखुश है। अब आखिर आपको क्या लग रहा है, अपडेट क्या है, होने क्या वाला है, क्या करने वाली है हुकूमत? जी देखें, ये शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के जो 164 दिन हैं ये पूरे हुए हैं, आज 165वां दिन है और जितने भी वादे इन्होंने अपनी पहली तकरीर में पार्लियामेंट के फ्लोर पे, जो इस मुल्क का सबसे सुप्रीम फ्लोर कहा जाता है, जिसको कि तमाम इदारों की माँ है, उसके दावे किए जाते हैं, तो उसके अंदर खड़े होकर 58-59 मिनट की एक तकरीर की और उसमें कौन से बड़े बड़े वादे किए कि हम जो है मुल्क की तकदीर बदल देंगे और मुल्क को एक तरक्की की इशारा पे इस तरह गामजन कर देंगे कि दुनिया देखेगी। इनकलाबी शेर भी पड़े गए वहां पे और जज्बाती दावों के साथ जो है वो ये वादा किया गया कौम से कि हम आपको हर तरह की बुनियादी सहूलियात जो हैं उनमें आपको आगे लेके चलेंगे मुल्क को। तो ये सारे वादे जो है उनमें से एक भी वफा नहीं हुआ, सब जज्बाती वादे निकले हैं, कोई कारकर्दगी आवाम के सामने नहीं आ सकी। आप देखें इनका जीना जो है वो दुश्वार हो चुका है। घी से लेकर इन्होंने वादा किया कि हमने माओ बहनों के दुखों का मुदावा करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म ने ये तकरीर के अंदर पार्लियामेंट के फ्लोर पे दावा किया। अब आप देख लेंगे घरों में माएँ बहनें कितनी दुआएं दे रही हैं, माएँ बहनें इनको खाना पकाती हैं तो घी देख कर क्या इनके साथ इनके दुआएं दे रही हैं। ये हर चीज सैकड़ों गुना महंगी हो चुकी है। तो इनका जो 18 वादे जो वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के अवाम से किए, इसके अलावा आलमी सतह पे भी दावे इन्होंने किए, लेकिन उनमें से कोई भी वादा वफा नहीं हुआ। और हम सही आबिद अली आराई, यहाँ पे हमारे साथ अमजद अली नियाजी मौजूद हैं। अमजद अली साहब, आप बताइएगा आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जितने भी लॉलीपॉप हुकूमत की जानिब से दिए गए थे, आते ही ऐलान हुए थे जी सैलरीज में इजाफा हो जाएगा, पेंशन में इजाफा हो जाएगा, लैपटॉप्स का लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया था, आखिर में उल्टे इतना बुरा सिनेरियो कर दिया, इतनी महंगाई कर दी कि जो बेचारे थोड़े बहुत पहले गुजारा कर लेते थे, अपनी सैलरी में ग्रोसरीज खरीद लेते थे, अब तो वो भी उनकी पहुंच से दूर हो गई है। बिजली के बिल जमा करने के लिए लोग लाइनों में खड़े हुए और कह रहे हैं हमें एडवांस सैलरी चाहिए ताकि हम बिजली के बिल अदा कर सकें। तो आप क्या कहेंगे, आखिर में कोई आपका कमेंट लेना चाहूंगी आपसे कि आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे जो लग रहा है कि अवाम इनको लॉलीपॉप देने वाली है और जिस तरीके के साथ हालात जा रहे हैं कि आज लोगों के पास खाने के लिए एक वक्त का भी नहीं बचा कुछ। अब वो समझते हैं कि मेरी नज़र में तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि श्रीलंका जैसे हालात सामने आ जाएं, क्योंकि दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत नीचे आ रही हैं, पाकिस्तान ऊपर जा रही है। पाकिस्तान दुनिया में बिजली की कीमतें नीचे आ रही हैं, पाकिस्तान ऊपर जा रही हैं। चल रहे हैं दुनिया से, ऑपोजिट चल रहे हैं दुनिया से बिल्कुल ही। और फिर आपने देखा कि ये जो सैलाब की बात करते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि लोग मुश्किल में हैं, लेकिन ये उनके पास आज मैं बहुत सारे इनके अपने मीडिया पे जो चैनल्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, वहां पे मैंने वीडियोस देखी हैं, अपना एंकर्स देखे हैं जो जा रहे हैं और ये आज तक उन लोगों को ये खाना तक, राशन तक नहीं पहुंचा सके। तो और इनके लीडरान के घरों से जो है वो राशन के जो गोदाम जो भरे पड़े हैं वहां पे चीजें स्टोर की जा रही है और बेची जा रही है। तो ये बड़ा अफसोसनाक बात है। सही, बहुत अफसोसनाक बात है। हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है अपने इकदाम करने में, ना कोई इमदाद पहुंचा सकी ना कुछ कर सकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमजद अली नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा आमिर अब्बास हमारे साथ है, बैरिस्टर लीगल एक्सपर्ट। आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आबिद अली आराई का भी शुक्रिया। तलहा, आखिर में आप किस तरफ जा रही है और
कोई हासिल वसूल कुछ हल नहीं है सिवाय लॉलीपॉप्स पकड़ाने के। मेरे ख्याल से आज ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, क्योंकि यकीनन मुल्क को इस वक्त दुआओं की बड़ी शदीद ज़रूरत है। अब दुआएं हमें बचा सकती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम वापस आ गए हैं ब्रेक्स और ब्रेक पर जाने से पहले तला हम डिस्कस कर रहे हैं तमाम मसाइल, जितने भी इस वक्त मुल्क में मसाइल हैं। सैलाब की वजह से जितने भी इलाके मुतासर हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला भी खड़ा हुआ है तला। वो क्या वर्दा? वो आप बताएंगे? मेरी नज़र में फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी इस वक्त पाकिस्तान के मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज में से हैं। महंगाई की शरह 40 से 50% पर है, बिजली 100% महंगी हो चुकी है, पेट्रोल तकरीबन 100% महंगा हो चुका है, गैस महंगी हो चुकी है, पानी इतना आ गया है कि सब कुछ डुबो चुका है। तो नुकसान का जो अगर आप असेसमेंट करेंगे तो जो हुकूमती इदारे हैं वो ये कहते हैं मजीद 3 महीने वर्दा उन्हें लगेंगे नुकसान का सिर्फ जायजा लेने के लिए नुकसान कितना हुआ है। तो आप सिर्फ सोचिए 2 मिनट के लिए कि जब सारी फसलें डूब गई, जानवर बह गए, जो बागात थे वो सारे के सारे उनका फ्रूट ज़ाया हो गया, जो 50-50 साल पुराने दरख्त थे जो फल दिया करते थे वो सारे जल के ख़त्म हो गए। ऐसे में आपके पास आपका मुस्तकबिल ख़तरे में है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हुकूमत कहती है हमारे पास 6 महीने के ज़खायर मौजूद हैं, सो वी आर सेफ। यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट कहती है कि आप दुनिया के 15 उन ममालिक में शामिल हैं जो मोस्ट फूड इनसिक्योर हैं। 50 लाख लोग इस वक्त भी मैल न्यूट्रिशन और खाने की अजनास से महरूम हैं। लेकिन तरह इससे ही बड़ा एक मसला है, बयान कीजिए। इससे ये बड़ा मसला है कि वो ये मसला है कि जिस तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं जा रही, और मसला ये है कि जुलाई और अगस्त में जितनी बारिशें हुई हैं उसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है पोल्ट्री के कारोबार को, बुरी तरह से मुतासिर किया। जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो डेफिनेटली मुर्गियाँ भी उसमें आती हैं, अंडे भी उसमें आते हैं, और जब कितनी ही मुर्गियाँ बड़ी तादाद में हलाक हो गई हैं और लाखों अंडे ज़ाया हो गए हैं, और 70% पोल्ट्री फार्म्स ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुँचा है। और ये फिगर कोई एक मामूली फिगर नहीं है, अगर हमें लग रहा है तो कि यही नहीं बल्कि पिछले चंद माह में मुर्गियों की खुराक और उनके लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इंसान के इस्तेमाल होने वाली पैनाडोल मार्केट से गायब हो सकती है, आपको मुर्गी की अद्वियात की पड़ी है। यकीनन सोचने का वक्त है कि हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन तलहा ये भी तो एक बहुत ही बड़ी पोल्ट्री फार्म का कारोबार भी बहुत बड़ा कारोबार है। मुर्गियाँ नहीं होंगी, आपको दोबारा से खुराक का मसला होगा कि उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, और इनफैक्ट जो उनकी खुराक के लिए जो खाम तेल इस्तेमाल किया जाता है उस पर भी मजीद एक्स्ट्रा टैक्सेस नाफिज कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोग उसको वो नहीं कर पा रहे, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। तमाम इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान मुनीर, नायब चेयरमैन हैं पोल्ट्री एसोसिएशन के। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो टैक्सेस एक्स्ट्रा लगे हैं कितने लगे हैं। अगर आप हमें बताएं कि रवां साल कितना फ़र्क था और अब महंगाई के बाद कितना फ़र्क आया है इसमें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने का और पोल्ट्री एसोसिएशन को अपना मौका बयान करने का। जो कॉस्ट की आपने बात की है, जैसे इन्फ्लेशन पिछले 2 सालों के अंदर तमाम एरियाज़ में हुई है, इसी तरह पोल्ट्री का सेक्टर भी इससे अफेक्टेड रहा है, और हमारी जो है वो कॉस्ट इसमें कई गुना बढ़ी है। आपने टैक्सेस की बात की तो पिछले 1 से 2 दोनों बजट्स के अंदर मुख्तलिफ जो हमारे इनपुट मटीरियल उन पर टैक्सेस लगाए गए हैं। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर जो हम लोग का जो मेन इनपुट कॉस्ट है वो 80% कॉस्ट हमारी फीड होती है, और फीड जो है वो 30 से ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो डलते हैं, जिसमें से सिर्फ एक इंग्रेडिएंट मकई जो है वो लोकल प्रोड्यूस होता है, बाकी सब इम्पोर्टेड आइटम है। उसमें सोयाबीन है, मुख्तलिफ विटामिन्स हैं, अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं। तो अब इसके ऊपर जो है वो पिछले 1 से 2 बजट के अंदर हुकूमत ने हमारे इम्पोर्टेड मटीरियल्स मुख्तलिफ के ऊपर मुख्तलिफ टैक्सेस और ख़ास तौर पे सेल टैक्स आयद कर दिया है। जो दुनिया भर के अंदर जो हमारे जो खाने पीने की अशिया होती है उनके इनपुट मटीरियल पे टैक्सेस नहीं लगाए जाते हैं, जबकि इसमें यहाँ पर हमारे जो इनपुट मटीरियल पे टैक्सेस लगाए गए हैं इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ी है। तो एक ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरी जो बात है जो मैंने आपसे कहा कि मकई हमारा एक लोकल इंग्रेडिएंट है, जैसे दुनिया भर में ग्रेन्स की शॉर्टेजेस की वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं, इसी तरह मकई की प्राइस भी बढ़ी है, और हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो तकरीबन 60% मकई की प्राइस जो है वो पिछले 5 महीने में मई से लेकर अब तक बढ़ गई है। मई में तकरीबन जो है वो कोई 1700 रुपये
मन जो है अवेलेबल था, और अब जो है इस वक्त 2850 रुपए प्लस है। तो ये 60% हमारी कॉस्ट सिर्फ मकई की बढ़ी है। इसी तरह सोयाबीन है, उसकी भी कॉस्ट बढ़ी है। कनोला और मुख्तलिफ जो इनपुट मटेरियल है उनकी तकरीबन 60% कॉस्ट बढ़ गई है पिछले 4 से 5 महीने के अंदर। ऑब्वियसली ये कॉस्ट जो है ये बहुत बुरी तरह हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही है। फार्मर्स को मुस्तकिल नुकसान हो रहा है, फार्म बंद हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आगे शॉर्टेजेस का खतरा हो सकता है। मैं एक चीज इसमें यहाँ पर और भी ऐड करूँ, जैसा आपने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर हम समझते हैं कि 70% से ज्यादा फार्म अफेक्ट हो चुके हैं। जब मैं अफेक्ट की बात करता हूँ तो उसका मतलब ये है कि या तो फार्म मुकम्मल तौर पे गिर गए हैं, या उसके अंदर जो माल, जो मुर्गी, जो फीड वगैरह थी वो सब बह गई है। और अब ज्यादातर इलाकों के अंदर, सिंध में आपको पता है अभी तक पानी खड़ा हुआ है, और अगले 2 से 3 महीने तक ऐसा लगता है कि उस पर दोबारा मुर्गी चूजा प्लेस नहीं हो सकेगा। तो ये एक बहुत ही जो है वो खतरनाक किस्म की पोजीशन है, जिससे एक तो फार्मर्स को, पोल्ट्री इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, और आगे आने वाले दिनों में सप्लाई भी बुरी तरह अफेक्ट हो सकती है। लेकिन सर मैं ये सुन के बड़ा हैरान हुआ कि जो 30 इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें से सिर्फ एक हम प्रोड्यूस करते हैं। क्या ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात नहीं, हमारे लिए नाकामी की बात नहीं, और पोल्ट्री एसोसिएशन को किरदार अदा नहीं करना चाहिए कि ये जो इनपुट्स हैं ये पाकिस्तान में प्रोड्यूस किए जाएं ताकि हम बचा सके अपना डॉलर और प्रेशर भी कम कर सके? जी बिल्कुल, देखें ये 30+ इंग्रेडिएंट्स में से मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो ग्रेन होती है, अनाज जो हम लोग बेस्ट क्वालिटी की फीड, बेस्ट क्वालिटी का ग्रेन यूज कर होते हैं फीड बनाने के लिए। तो उसमें जैसे मैंने कहा कि मकई सिर्फ लोकली प्रोड्यूस होती है, उसके अलावा मेन इंग्रेडिएंट सोयाबीन है, वो इंपोर्ट होता है, सोयाबीन मील या जो भी है, और बाकी विटामिन्स वगैरह हैं। अब मकई भी जो है वो पहले पाकिस्तान में इतनी नहीं होती थी, मगर हमारी इंडस्ट्री में और कैटल इंडस्ट्री में यूज होती है अब, तो उसकी वजह से फार्मर्स को किसानों को प्रमोट किया गया, और अब वो ये फसल लगाते हैं और उनको अच्छा उसमें रिटर्न मिलता है। आखिर में ये बता दीजिए, वॉलेटिलिटी ऑफ प्राइसेस अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो मुर्गी की कीमत कहाँ जाएगी, अंडे की कीमत कहाँ जाएगी? देखिए प्राइसेस जो है वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती हैं, हमारा सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से चलती हैं। बट जैसे कि अभी सैलाब वगैरह की वजह से फार्म अफेक्ट हुए हैं तो शॉर्टेजेस हैं, और जैसे मैंने बताया कि आगे आने वाले 2 से 3 महीने तक हम लोग यहाँ पर फार्मों पे सिंध और बलूचिस्तान में काम नहीं कर सकेंगे ज्यादातर फार्मों के अंदर। तो अगर काम नहीं होगा तो जाहिर बात है कि शॉर्टेजेस की सिचुएशन बिल्कुल क्रिएट हो सकती है, और प्रॉब्लम आ सकती है हमारी फूड सिक्योरिटी के हवाले से। एक चीज मैं इसमें और यहाँ पर बताता चलूँ कि जो कॉस्ट है ऑब्वियसली इसके अंदर जो है वो बिजली की कॉस्ट भी है, जो कि पिछले महीनों में बढ़ी है। तो हम ये समझते हैं कि हुकूमत को फिलफौर जो है, एक तो जो टैक्सेस लगाए गए हैं पिछले 2 बजट्स के अंदर, खासतौर पे सेल टैक्स, वो विड्रॉ किया जाए, और अगर कम से कम अगले 6 महीने के लिए विड्रॉ किए जाएं टैक्सेस, ताकि जो फिलहाल पोल्ट्री इंडस्ट्री को और तमाम बाकी इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है बारिशों की वजह से, उसको कुछ कवर किया जा सके। राइट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। वाज़ेह हो गया कि हुकूमत जो है सिर्फ प्रेशर क्रिएट कर रही है, टैक्सेस लगा रही है IMF के कहने पर, जो 5-10 बिलियन डॉलर देता है उसके कहने पर अवाम को कुचल डालो। जो 30 बिलियन डॉलर हर साल भेजते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, उनको वोट देने का हक ना दो। हुकूमत की पॉलिसी मेकिंग को सुधरना होगा, हुक्मरानों को अहल होना होगा, ताकि वो सही पॉलिसीज क्रिएट करके पाकिस्तान को आने वाले वक्त में फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि इस वक्त लग ये रहा है कि खाने की बड़ी किल्लत पैदा होने वाली है। खाने का जिक्र है तो वर्दा आप खाना पकाएंगी? फिलहाल तो मैं भी खाना नहीं पकाऊंगी, लेकिन फिलहाल उससे पहले हम जिक्र कर लेते हैं। लेकिन हाँ, खाते खाते जो देखने में मजा आता है वो है क्रिकेट। अच्छा, आज कल क्रिकेट के बहुत ज़्यादा चर्चा है, हम उसके बाद बात करेंगे आपसे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ पकाना भी सिखा दूंगी। कंफ्यूज लग रही है आप, कभी क्रिकेट कभी पकाना, सोच ले करना। भाई देखें, जब भी आप क्रिकेट देखें या टीवी देखते हैं तो साथ में पॉपकॉर्न या कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ स्नैक्स साथ में लाजमी चाहिए होते हैं। खाना एक अलग चीज है, वर्दा पकाना एक अलग चीज है। मैं पका के ले आती हूं। मना कर दिया प्रोड्यूसर साहब ने, नहीं जा रहे हम किचन, नहीं जाएंगे हम अभी किचन। प्रोड्यूसर साहब ब्रेक लेंगे, फिलहाल हम ब्रेक लेंगे, और आपके कहने पर मैं किचन में ही जा रही हूँ। तला ठीक है, ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं किचन में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम
बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और दुनिया बोल है में आप देख रहे हैं बोल के जायके, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सेगमेंट है और आप आई एम श्योर आप लोगों का भी फेवरेट होगा कि मेरा फेवरेट सेगमेंट है। और जब कुकिंग की बात आती है तो आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। आफ्टर ऑल ये मेरा पैशन है। तो रूह अफ़ज़ा से हम आपको बनाना सिखाते हैं कुछ नई मज़ेदार सी रेसिपीज़। लेकिन आप सोच रहे होंगे सैलड में, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स अगर आपने एक नज़र डाल दी है, अगर हमारे कैमरामैन भाई ने आपको दिखा दिए हैं इंग्रेडिएंट्स पहले से, तो आप लोग कह रहे होंगे खीरे टमाटर के साथ रूह अफ़ज़ा क्या करेगा। तो हम रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी आपको कि हमदर्द ने हाल ही में इंट्रोड्यूस करवाया है एप्पल साइडर विनेगर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर मौजूद है मेरे पास यहाँ पे, जो कि 100% ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये एप्पल जूस को नेचुरली फर्मेंट करके तैयार किया जाता है। और ये बात तो हमें पता ही है कि एप्पल साइडर विनेगर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एप्पल साइडर विनेगर को अगर आप सुबह नहा मुँह एक ग्लास गरम या नीम गरम पानी में 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर के ऐड करके आप नहार मुँह लें तो बेहतरीन वेट लॉस होता है। सब वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हम जब मार्केट से कोई भी एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो हम थोड़े से कॉन्शियस होते हैं कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो हेल्दी वे में होना चाहिए। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इसको आप सिर्फ वेट लॉस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इससे एक हेल्दी सैलेड ड्रेसिंग भी तैयार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको हम बताते हैं। इससे आज हम बनाएंगे एप्पल साइडर विनेगर को यूज़ करते हुए हनी एप्पल साइडर विनेग्रेट। अब ये क्या है? ये एक ड्रेसिंग है सैलेड की, जिसको बना के इजीली आप एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। साथ साथ स्टार्ट भी करते हैं, बताते भी रहते हैं आपको। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक बोल ले लेती हूँ यहाँ पे। एक कोई भी बड़ा मिक्सिंग बोल आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी ड्रेसिंग तैयार करूँगी, बाद में पहले मैं आपको बता दूँ मेरे पास यहाँ पे हैं सैलेड लीव्स, उसको मैंने चॉप कर लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद टमेटोज़ हैं मेरे पास, डीसीड करके उसको ऐड कीजिए। अच्छा, सैलेड में ज़रूरी नहीं कि जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ आप सेम वही फॉलो करें। आपको जो भी अच्छी लगती है सब्जियाँ, गाजर अच्छी लगती है, मशरूम्स अच्छे लगते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं। मशरूम्स आर रियली वेरी हेल्दी, आप मशरूम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप क्यूकम्बर मैं ऐड कर रही हूँ, आप गाजर भी ऐड कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं। अगर थोड़े से आपको चिकपीस पसंद हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, लाइक 3 से 4 टेबलस्पून जिस फॉर टेस्ट के लिए आप वो ऐड कर सकते हैं। इसमें आप रेड किडनी बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि लाल वाला लोबिया बहुत हेल्दी होता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े से कैप्सिकम है मेरे पास, अनियन है थोड़ी सी मेरे पास, यहाँ पे ये जाएगी इसमें। और साथ ही ब्लैक ऑलिव्स मज़े के सैलेड में जान डाल देते हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, वो इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पे बॉयल एंड श्रेडेड चिकन। अच्छा, अगर चिकन को आपने अलग से बॉयल या श्रेड नहीं करना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ सालन बनाया है दोपहर के लिए, रात का बना हुआ रखा है चिकन है उसमें, तो आप उस चिकन को भी श्रेड करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाहें तो उसको वॉश कर लीजिएगा ताकि आपको सालन का फ्लेवर ना आए, उसको वॉश करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक टिप शेयर की है आपके साथ जिसमें आप जो है इंजॉय कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आपको। थोड़ी सी चिकन मैं यहाँ पर स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें हमारी सैलेड तो तैयार है, अब बारी है इसकी ड्रेसिंग बनाने के लिए। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ ऐसे। अच्छा जी, और ड्रेसिंग के लिए हम यही बोल ले लेते हैं। मेरे पास है यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जाएगा लेमन जूस, रेसिपी कार्ड आपको मिल जाएगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जाएगा इसमें मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और बहुत मज़े का होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डल जाए तो कड़वाहट भी आ जाती है। अच्छा, इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून अनियन पाउडर, हाफ टी स्पून मेजर्ड है, और ड्राइड ऑरिगानो। ऑरिगानो आजकल हर घर में ये चीज़ें मौजूद हैं क्योंकि पास्ता शास्ता मैकरोनी सब लोग बनाते हैं तो सब इन्जॉय करते हैं। अच्छा, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर एज़ पर योर टेस्ट, हस्बे जायका इसमें हम ऐड करेंगे। काली मिर्च गई थोड़ी सी, ओके, इसको हम चला लेंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे एप्पल साइडर विनेगर 1/4 कप हमदर्द का, ये जाएगा इसमें। देखा, ये एक हेल्दी ड्रेसिंग है बहुत ही मज़ेदार सी। और इसके बाद इसमें जाएगा हमदर्द का शहद। कदीम ज़माने में अगर हम पीछे देखें तो हम शहद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे क्योंकि हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा तवानाई चाहिए होती थी, ताकत चाहिए होती थी, हमारे बोन स्ट्रॉन्ग करने के काम आता है शहद। लेकिन अब हम इस्तेमाल नहीं करते शहद क्योंकि हम चीनी की तरफ बढ़ गए हैं, शहद का रुझान बहुत कम हो गया है, बच्चों को भी नहीं देते और आई थिंक बहुत से घरों में अब तो शहद होता भी नहीं है।
तो ये एक बहुत गलत बात है। शहद का इस्तेमाल हमें लाजमी रखना चाहिए। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियों की और आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहे, आपकी बॉडी को तवानाई फ्राहम करने के लिए हमदर्द का शहद 100% खालिस है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को तवानाई फ्राहम करेगा। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साथ साथ, और इसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। एक छोटा सा मिक्सर हर घर में मौजूद होता है, चॉपर लेंगे हम। मिक्सर मेरे पास यहाँ पे है, और ये जो हमने ड्रेसिंग तैयार की है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए ऑरिगेनो, गार्लिक पाउडर जिन उसमें हमने ऐड किया, अनियन पाउडर इसमें हमने ऐड किया, तो उसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और आप देखें कितनी थिक सा एक ये ड्रेसिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, अच्छा ये मैंने कम क्वांटिटी में बनाई है, आप वैसे काफ़ी इनफ है। अगर आप चाहें तो आप क्वांटिटी डबल करके इसको एयरटाइट जार में फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन 1 वीक तक उससे ज़्यादा मत रखिएगा, सही है। अब मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून अपनी सैलेड पे इसको ड्रिज़ल करूँगी, और ये देखिए, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यम्मी। अच्छा, अगर किसी को चीज़ पसंद है तो बिल्कुल ज़रा सी आप इस पर पार्मेज़ान चीज़ हल्की सी, बिल्कुल जस्ट हल्का सा फ्लेवर के लिए श्रेड करके इस पर ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसको एज अ मील ले रहे हैं, अगर डाइट के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हेल्दी वे में खाना चाह रहे हैं, तो आप इसमें 5 से 6 क्यूब्स फेटा चीज़ के भी ऐड कर सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि महंगाई इतनी हो गई है, सब लोगों की जेब अफोर्ड नहीं करती है कि वो फेटा चीज़ इस्तेमाल करें, और जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग खा सकते हैं, वो इसमें फेटा चीज़ के क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें हमारी मज़ेदार सी यमी सी सैलेड तैयार है। इसकी ड्रेसिंग मैंने आपको बनाना सिखाई, जो हमने बनाई है एप्पल साइडर विनेगर से, हमदर्द की और शहद से। थोड़े से मैं ऑलिव्स यहाँ पे ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, थोड़े से अच्छे लगेंगे, बिकॉज आई रियली लव ब्लैक ऑलिव, और इसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा आता है। और अगर एक्स्ट्रा चिकन चाहिए आपको थोड़ी सी, तो आप वो भी थोड़ी सी ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, एंड दैट्स इट, देयर वी गो। और थोड़ी सी ड्रेसिंग जो बची हुई है ये मैं ऊपर से इसमें हल्का सा ड्रिज़ल कर दूँगी, जस्ट टू गिव इट अ गुड कलर। सही है जी, एंड दैट्स इट, वी आर डन। ये सैलेड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सैलेड की ड्रेसिंग बना के रखिएगा, ट्राई कीजिएगा और बताइए कैसी लगी आपको हमारी सैलेड ड्रेसिंग। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि रूह अफ़ज़ा की एक नई फिज़ी ड्रिंक आई है, जो कि है रूह अफ़ज़ा गो। अगर आप चाहते हैं कि कहीं पिकनिक पे स्टैंडर्ड ड्रिंक से आप बोर हो गए हैं, जो हमारी रेगुलर ड्रिंक्स हैं, और कुछ नया और डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं, तो आप रूह अफ़ज़ा गो इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज़ गुड टू गो ऑन क्विक बेसिस। इसको ठंडा कीजिए, चिल कीजिए और इन्जॉय कीजिए। आप पिकनिक पे जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे जा रहे हैं, कोई आपके घर आया हुआ है गेस्ट, और एक फिज़ी ड्रिंक आप उनको सर्व करना चाहते हैं अच्छी और कुछ डिफरेंट सी, तो आप रूह अफ़ज़ा गो सर्व कर सकते हैं। और इसी के साथ ही ये सेगमेंट होता है ख़त्म। मैं जा रही हूँ स्टूडियो में आपसे मिलने, जब तक आप नोट कीजिए रेसिपी कार्ड का रिकैप। सी यू इन द स्टूडियो। आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ गए, लेकिन से झगड़ा चल रहा है मेरा। रूह अफ़ज़ा सैलेड आप लाएंगे मेरे लिए? देखिए मर्द हजरात ना ऐसे ही होते हैं, अच्छी खासी रेसिपी का बेड़ा वर्क करवाना हो ना, तो मर्दों से पूछ लो कि जी आज बनाया क्या है। अगर आपने हांडी में तो बोलेंगे चिकन का सालन बनाया है, कोफ्ते बनाए हैं, तो बोलेंगे गोल गोल बॉल्स वाला सालन बनाया है। मर्द के दिल का रास्ता वर्दा उसके पेट से होता है, लेकिन मर्द में अगर आप चाहती हैं कि मैं तारीफ करूं उसकी, तो आप कुछ खिलाएं तो सही ना।
अब आप टेस्ट करा नहीं रही है, खिला रही नहीं है, अपने अपने घर ले जाती है, तो गलत बात है। मैं यहाँ बैठी हुई और खाना कैसे घर जाएगा? पहली बात तो ये, आज मैंने बनाई है सैलेड, लेकिन मैंने रूह अफ़ज़ा से नहीं बनाई थी सैलेड। रूह अफ़ज़ा सैलेड नहीं बनती है तला, हमने बनाया, उसमें यूज किया था एप्पल साइडर विनेगर से हमने एक ड्रेसिंग बनाई थी सैलेड। आगे बड़े प्रोग्राम में सैलेड पे रहेंगे हम, हेल्दी वर्जन आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। एग्जैक्टली, क्रिकेट की हम बात करते हैं, इसलिए हमने सैलेड बनाई और आगे हम मजीद क्रिकेट की बात करें, क्योंकि क्रिकेट का जोश और खरोश आवाम में और शायकीन में अभी भी नजर आ रहा है तला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है, क्या उम्मीद लगती है आपको कि आज के मैच में क्या होगा? हाँ, इंग्लैंड लग रहा है मुझे जीत जाएगा। मैं थोड़ा इंग्लैंड की साइड पे हूँ। देखिए, मेहमान नवाजी हमारा ट्रेंड है, हम हारे नहीं हैं, हम खुद से हारे हैं। हम चाहते थे कि वो जीते, हम चाहते थे कि वो खुश होकर जाए। मलका उनकी अभी उनको जो है वो मरी हैं, तो इसीलिए जो है इंतकाल पे जो है उनके हमें गिफ्ट तो देना था उन्हें, कुछ ना कुछ पैसे भी तो ले रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वहां पे उन्हें खड़े हुए डोनेशन डोनेशन डोनेशन। यहाँ पे आप उनको मैच हरा देंगे, आपको लगता है वहां डोनेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये डिप्लोमेसी कहलाती है, क्रिकेट डिप्लोमेसी। चले वापस क्रिकेट पे आ जाते हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं भाई कि हमने क्रिकेट को खुद से जितवाया, हम मेहमान नवाजे। लेकिन मजीद पे गुफ्तगू जारी रखेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शोएब अलवी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे भी मजीद जानेंगे और उनको वेलकम कहेंगे अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। privilege to come on your show. Eventually be here. अलवी साहब, पहला सवाल मेरा बहुत जरूरी है। जब मैंने किट की अनवीलिंग देखी थी तो मुझे ग्रीन कलर की किट नजर आई। जब खिलाड़ी मैदान में उतरे तो एक ब्लू कलर की किट नजर आई। ये कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग के जरिए मेरे ख्याल से अवाम को बेवकूफ तो नहीं बनाया गया अलवी साहब? 2 किट्स लॉन्च हुई। अल्लाह तेरा शुक्र। एक ग्रीन और जिसको वाटरमेलन ग्रीन कहा जा रहा है, और डिजाइन भी कुछ वाटरमेलन है जब आप स्लाइस। और एक है ये ब्लू जो आपने देखा। ये फुटबॉल में एक ट्रेंड होता था कि व्हेन यू प्ले अवे तो आपकी कुछ और किट होती है, व्हेन यू प्ले एट होम तो आपकी कुछ और होती है। ये इंग्लिश प्रीमियर लीग में बार्सिलोना में भी है। अच्छा, इन्होंने यही चीज क्रिकेट में ले आए। हालांकि 100 साल तक दोनों टीमें वाइट्स खेलती रही और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ 100 साल तक, ठीक है ना। तो वनडे क्रिकेट भी वाइट्स में होता रहा। ये एक शौक है, ये एक मार्केटिंग गिमिक होता है कि चलो शर्ट हर 2 साल बाद चेंज करो, एक तो फिर मर्चेंडाइज बिकेगी। अच्छा, दूसरा होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पूरा वर्ल्ड कप अवे हो रहा है, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के सारी टीमें मेहमान हैं। एक मैच वहां, एक मैच। दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक टू सेल दिस शर्ट एज वेल एज दैट शर्ट, क्योंकि टीमें साफ आइडेंटिफाई हो जाती हैं। फुटबॉल में 22 प्लेयर एक ही तरफ भाग रहे होते हैं। सर, इसका रीजन आपको मिल जाएगी अगर आप पता करेंगे ना ठेका किसको मिला है। ये अलवी साहब, आपने जब ये बात की तो मुझे स्कूल में जैसे स्कूल में लॉबी होती है ना, हर 2 साल बाद यूनिफॉर्म चेंज होता है, हर किसको नया ठेका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वही चीज याद आई है। बल्कि स्कूल तो अब चार्ज करते हैं फीस में, आपके ऊपर छोड़ते भी नहीं है कि आप सिलवा लें। स्कूल वाले तो उनका बस चले, वो तो खाल उतार दें। खैर, बैक टू द क्रिकेट। अलवी साहब, ये बताइएगा कि पहली बात तो ये कि हमारी टीम की जो सिलेक्शन है और जो परफॉर्मेंस है उस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे चले जा रहे हैं। कि एक तो पहले तो हम कह रहे हैं कि अगर क्लियरली इसके ऊपर बात करें ओपनली, तो पहली बात तो ये कि हमारी टीम की अगर एशिया कप की बात करें तब भी कोई बॉडी लैंग्वेज जीतने वाली थी नहीं। स्पोर्ट्स स्पिरिट जो होता है ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो हमें कहीं नज़र नहीं आया। और जो मैचेस, अगर हम फाइनल्स तक पहुँचे भी हैं तो हम बहुत बुरा खेल रहे थे, लेकिन शायद सामने वाली टीम मजीद बुरा खेल रही थी, या कहें किस्मत के तारे चल गए तो हम तुक्के में जीत गए। देखिए, इट हैपेंस, लक कभी आपके अगेंस्ट जाती है, कभी फेवर में जाती है, कभी दूसरी टीम का कैच छूट जाता है और वो टीम इवेंचुअली जीत जाती है, कभी आपका कैच छूट जाता है। जैसे इंडिया के खिलाफ जो हम जीते, अगर अर्शदीप वो सिली पॉइंट पे नहीं, गली के ऊपर अगर वो कैच ले लेता, आसिफ अली आउट हो जाते, शायद हम वो मैच नहीं देखते। फिर अगर शादाब को आप नहीं भेजते अफगानिस्तान के अगेंस्ट ऊपर और नसीम शाह वो 2 छक्के नहीं मारता, तो आप अफगानिस्तान के खिलाफ हार गए होते और श्रीलंका के खिलाफ आप हार गए, हारते जीते हैं ना। तो दैट मींस आप तीनों मैचेस सुपर 4 में हार सकते थे। तो जब मोहम्मद वसीम भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता है कि देखें हमने वो टीम ली है क्योंकि 13 में से 9 मैचेस तो जीते हैं ना, हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, हम एशिया कप के फाइनल में पहुंचे हैं, तो बड़ी खूबसूरती से वो ये डिस्गाइज कर लेता है कि अगर दूसरी टीम ने, जैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, वो 2-3 छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं की होती, लास्ट बॉल पे नसीम शाह को 2 फुल टॉस नहीं पड़ी होती, ठीक है, तो आप एशिया कप के फाइनल्स के बाहर थे। अगर आसिफ अली ने वो 4 छक्के नहीं मारे होते, अगर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, तो आप शायद सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे होते वर्ल्ड कप। ये हम भूल जाते हैं। अब वो कहते हैं 13 में से 9 मैच जीते हैं, उसमें से 3 मैच आप वेस्ट इंडीज बी साइड से जीते हैं, 3 मैच आप बांग्लादेश से जीते हैं, 1 हांगकांग से जीते हैं, 1 अफगानिस्तान से जीते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात? अलवी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। नेपोटिज्म
पर्ची मेरिट का कत्ले आम आपकी नज़र में क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचा रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि डोमेस्टिक में सिंध की टीम T20 कप जीत गई, सरफराज उस टीम के कैप्टन थे, तो सिंध के प्लेयर तो हमें अपनी टीम में बहुत कम ही नजर आते हैं। शाहनवाज बेचारा 2 साल घूमता रहा है टीम के साथ, एक्स्ट्रा मैन बन के अब उसको चांस मिल गया है। ये नेपोटिज्म कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये पर्ची कितना नुकसान पहुंचा रही है क्रिकेट को? बहुत नुकसान पहुंचाता है और पहुंचाता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। मैं 1980 से इसके ऊपर लिख रहा हूँ, मीडिया बॉक्स में बैठ रहा हूँ, सेलेक्टरों से बात कर रहा हूँ, चेयरमैन PCB से बात की है, जितने भी चेयरमैन गुजरे हैं, इंतहाई तासुब होता है। ज़रूरी नहीं है कि शहर टू शहर हो, ये विद इन प्रोविंस भी तासुब होता है। वही है ना, सिंध वालों को साइड पे करना है। आप विद इन पंजाब भी, नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब में अच्छा। कभी KPK वर्सेस पंजाब भी हो जाता है। देखिए ये हर जगह चलता है। इंग्लैंड में भी आप जाएं तो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड वर्सेस साउथ ऑफ इंग्लैंड हमेशा एक इशू रहा है। लेकिन उनके सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उनके चेक्स एंड बैलेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर कोई ऐसी चीज सामने आती है तो इस्तीफा देना पड़ता है उस आदमी को जिसने ये हरकत की थी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे क्रिकेट हो, आप क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर नहीं कर सकते। लोग तो वही है ना, ज़हनियत तो वही है ना। क्या लॉबी हर जगह चले, लेकिन हम देख रहे हैं खुले आम हमें नजर आ रहा है कि टीम में लॉबी सिस्टम हो रहा है। हम जानते हैं कि 3 लॉबी चल रही है, शाहीन शाह अफरीदी की चल रही है, एक रिजवान साहब है। शाहीन तो फिट नहीं है तो इस वजह से अभी बाबर रिजवान की चली। सरफराज को इसलिए टीम में नहीं खिलाया जा रहा क्योंकि जो है रिजवान साहब को लग रहा है कि वो इनसिक्योर हो जाएंगे। लेकिन जब सरफराज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, उनको बेस्ट विकेट कीपर का भी अवार्ड मिला है जो उन्होंने मैच में परफॉर्म किया है, 13 डिसमिसिबल्स किए हैं उन्होंने, उसके बावजूद भी। अच्छा, एक ट्वीट भी हमारे पास है, अगर है तो प्रोड्यूसर साहब से मैं कहूँगी दिखाएं कि किस तरह से फैंस जो है वो सरफराज का पोस्टर लेके खड़े हुए हैं कि अब तक हमें ज़्यादा मैचेस किसने दिखाए हैं, जिताए हैं, तो वो सरफराज ही है। लेकिन फिर भी सरफराज को नहीं खिलाया जा रहा है मैच में। देखिए बात सारी ये है, एक तो आपने बात की इनसिक्योरिटी की, दूसरी बात क्या होती है कि सरफराज वॉज नेवर अ वेरी पॉपुलर पर्सन इन PCB। बड़ा दुख होता था लोगों को जब सरफराज 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आया। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं। जुमला दोबारा बोलिएगा, एक सेकंड, ये जुमला दोबारा सुनिएगा व्यूअर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा दुख हुआ कुछ लोगों को जब वो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए। ठीक है, अच्छा, जब से एक कोशिश चल रही थी, मैं इसको तासुब के हट के भी कहूँगा, ठीक है, वैसे भी कुछ लोगों का हजम इसलिए नहीं हो रहा था। यूनुस खान हो गए, सरफराज हो गए, 1-2 और खिलाड़ी हैं, वो ज़्यादा मिन्नतें नहीं करते कप्तान की या बोर्ड चेयरमैन की या कुछ, वो काम से काम रखते हैं और साफ बोल देते हैं ये सच है ये गलत है। अली साहब एक बात पूछूं आपसे, यहाँ पे उनके नाम बता दें जो कौन लोग हैं जो नापसंद करते हैं। देखिए नाम अगर बताना शुरू किया तो आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। अलवी साहब, बहुत लोग हैं। अलवी साहब, PCB में पॉपुलर होने के लिए क्या करना पड़ता है? पॉपुलर देखिए, सबसे पहले तो ये यू हैव टू बी अ गुड बॉय, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिसबा थे, अजहर थे, ये बड़े क्वाइट कैप्टन्स थे और ये मनवा लेते हैं, अच्छा इसको खिलाना है मैं एकोमोडेट कर लूंगा, उसको खिलाना है मैं एकोमोडेट कर लूंगा। यस मैन चाहिए, ठीक है, जो हुक्म आए कुछ सलूट मारो होती है, कुछ होती है। मिसबा वाज अ वेरी इंटेलिजेंट कैप्टन, अजहर इज अ ट्रिमेंडसली गुड बैट्समैन एंड अ गुड इंटेलिजेंट कैप्टन। लेकिन कुछ ऐसी रहती हैं कि हाँ भाई दिस पर्सन वी कैन स्पीक विद। कुछ लोग होते हैं जो कि आपकी मान भी जाते हैं लेकिन उनका रवैया ऐसा। बाबर आजम की कैप्टनसी, आई डोंट थिंक ही इज रेडी फॉर द कैप्टन। उसके साथ जाती हुई है वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, लाजवाब बल्लेबाज है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में आपने 27 साल की उम्र, बल्कि 25 साल का था जब उसको कप्तानी दे दी, 24-25 साल में आप ऐसे लड़के को कप्तानी दे रहे हैं जिसने अपना बैटिंग भी देखना है और जो कि फिर अपना भी मनवाया। अच्छा, फिर ये हुआ कि देखें, ये बहुत अच्छी बात है, कैप्टन ही लड़वाता है। इमरान खान ने जहाँ से ये स्टैंडर्ड सेट किया था कि लड़वा मैं रहा हूँ तो मैं सेलेक्ट करूँगा 11 भी और 16 भी, और अगर मुझे आपने 16वां खिलाड़ी ऐसा दिया जो मुझे नहीं पसंद है तो वो बैग्स उठाता फिरेगा पूरे टूर में, वो 11 में खेलेगा। क्या हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं आपकी नज़र में, या फिर हम वही करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हम मेंटली तैयार हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, अगर आप पिछले 10 मैचेस देखें तो 10 मैचेस में हम कहते तो हैं बस मोहम्मद वसीम के हम 13 में से 9 जीते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना किस किस के खिलाफ जीते हैं। तो जब टफ मैचेस आए तो आपको टेल एंडर्स ने जिताया है, आपको लोअर मिडिल ऑर्डर ने जिताया, किस्मत ने जिताया है, मेरे ख्याल मिडिल ऑर्डर ने जिताया है। मिडिल ऑर्डर आपकी फेल हुई है या टॉप ऑर्डर अगर सक्सीड भी हुई है तो इतने ओवर खा गए हैं कि एंड में आपको 14-15 रन
पर ओवर दरकार होते हैं जो अगले बल्लेबाज आते हैं। आज भी मैच है, तो आज की मैच की सिचुएशन क्या है, आपको क्या लगता है, आपके एनालिसिस क्या कहते हैं कि आज हम जीतेंगे? नहीं, लेकिन आज की मैच की अपडेट के लिए हम लेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर कफील, इस वक्त नेशनल स्टेडियम के बाहर ही वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या अपडेट है। जी कफील बताइएगा। देखिए, सेकंड T20 मैच जो है वो शाम में उसका आगाज़ होना है, और अगर हम बात करें थोड़ा सा सिक्योरिटी के हवाले से, तो फिलहाल तो सिक्योरिटी आउटडोर तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ना ही फ्रंट गेट पर और ना ही साइड्स में। तमाम इंडोर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। और सिक्योरिटी हुकाम ने एक चीज़ जो तब्दील की है वो ये कि परसों जो मैच था उसके बाद जो फ्रंट गेट है स्टेडियम का, वहाँ कुछ लोग जिनके पास पासेस मौजूद नहीं थे वो भी मौजूद थे टीम का मोराल बुलंद करने के लिए, और नारे लगा रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कि मैच पाकिस्तान जीते। तमाम अब उनके लिए ख़ास तौर पे कहा गया कि सिर्फ यहाँ वही लोग नज़र आएंगे जिनके पास पासेस होंगे और NIC होगा। सिक्योरिटी हुकाम इस बात के लिए जो है वो ख़ास तौर पे हिदायत जारी की गई हैं। ऑलमोस्ट वही रूटीन है। अगर हम बात कर लें तो एक्सपो सेंटर के जो गेट नंबर 1 है वहाँ से एंट्री है, वहाँ तमाम जो है वो गाड़ियाँ पार्क होंगी, उसके बाद शटल के ज़रिए जो है वो आ सकेंगे। और उसके अलावा जो सेकंड पार्किंग है वो यहाँ नेशनल कोचिंग सेंटर के अंदर रखी गई है, और उसके बाद जो है वो लोग आ सकेंगे। तो नॉर्मली अभी तो ऐसा कोई ना ही शायकीन है और ना ही कोई ऐसा कोई जोश खरोश है। तमाम दोपहर के बाद जब जो ये रोड बहरहाल जो है ये कहा गया हुकाम की जानिब से कि इसको जो है वो ओपन रखा जाएगा और यहाँ कोई ट्रैफिक जो है वो रवां रखा जाएगा। तमाम ये जो ब्रिज है जो कि अगर हम बात करें लियाकताबाद से आने वाला ट्रैफिक है उसको हसन स्क्वायर का जो ब्रिज है उससे वहाँ से बंद किया जाएगा, और वो यूनिवर्सिटी रोड से जाके जो है वो टर्न होकर वापस आएगा जेल रोड। तो ये सिचुएशन आप देख रहे हैं कि आज कफील ये रोड कब से बंद किया जाएगा, कितने बजे से टाइम, ये प्लीज ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल जाए कि टाइमिंग्स क्या होंगे रोड बंद करने के, ताकि ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए, वरना बहुत बुरा ट्रैफिक में फंसा जाता है। ट्रैफिक हुक्काम की जानिब से 2 घंटे कबल ये रोड जो है वो बंद किया जाएगा। जो ट्रैफिक पुलिस ने हमें बताया उनके मुताबिक लियाकताबाद से आने वाला ट्रैफिक जो है वो हसन स्क्वायर पे ब्रिज पर जाने के बजाय यूनिवर्सिटी रोड टर्न होगा, फिर वहाँ से टर्न लेकर जो है वो अपने कारसाज की जानिब नहीं जाएगा बल्कि जेल रोड की जानिब आएगा। तो ये तमाम कंटेनर्स लगा के इन एरियाज को बंद कर दिया गया है और खासी जो है वो चेकिंग भी रखी गई है ताकि जो राइट कफील बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट और थी, वो मैं अपने व्यूअर्स से पहुंचा देता हूं आपकी तरफ से कफील। वो ये है कि जो रूट है टीम का टूवर्ड्स द ग्राउंड और नेशनल स्टेडियम के अतराफ के रोड जहां से हमारे प्लेयर्स गुजरेंगे, वहां की तमाम तर सड़कें मरम्मत के बाद फ्रेश कर दी गई हैं, सारे खड्डे गायब हो गए हैं, सारे रोड्स बन गए हैं। थैंक यू इंग्लिश क्रिकेट टीम, आपकी वजह से कराची की बहुत सारी सड़कें बन गई। आप ना होते तो हम उसी खड्डों में गिर रहे होते और अपनी गाड़ियां तबाह कर रहे होते और ट्रैफिक जैम में पेट्रोल जाया कर रहे होते। अलवी साहब, PCB चेयरमैन रमीज राजा, इतना बड़ा नाम था यार, इतना एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि इतना बड़ा प्लेयर था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इतना अच्छा कमेंटेटर था, इतनी अच्छी अंग्रेजी थी, इतना अच्छा स्टाइल था, इतना अच्छा स्वैग था, अपना काम तो सही करते सर, आप उनसे खुश हैं? मिक्स्ड स्कोर कार्ड है। देखें अच्छा। अब बात यह है कि रमीज़ की एक बात जो है, उसने PCB का पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, जो पहले हम 5 अरब रुपए लेके और इन्वेस्ट कर देते थे और सारी तनख्वाहों में जाता था। उसने उठा के पाथवेज शुरू किया, उसने पाकिस्तान जूनियर लीग में मिलियंस ऑफ डॉलर्स PCB अपनी तरफ से खर्च कर रहा है। सो ही इज डन सम गुड वर्क। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आई थिंक रमीज़ शुड, वो जो उसने एक स्टेटमेंट दिया कि कैप्टन शुड सेलेक्ट द फाइनल 11, ये रमीज़ की एक पॉलिसी रही है क्योंकि वो इमरान के अंडर खेलता रहा है। उसके बाद फिर मियादाद, वसीम, अकरम, ये सब ये करते रहे। आप फिर कप्तान देख के भी करें, ठीक है। आपने एक 25 साल के लड़के को इतनी अथॉरिटी दे दी कि सारे 11 प्लेयर तुमने सेलेक्ट करने, तो फिर वो तो होगा जो हो रहा है, जो आप भुगत रहे हैं। क्योंकि आपके जो कुछ प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं नहीं उसने 2 साल पहले मैच जितवाया था, उसने 1 साल पहले मैच जितवाया था, ये मेरा मैच विनर है, ये रहेगा। हाँ सही। अलवी साहब, मैं कही थी कि आज के मैच के बारे में बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि हम आज जीतेंगे या नहीं, कि पिछला मैच तो हम 6 विकेटों से हार गए अपने होम ग्राउंड पिच पे। जीतना चाहिए। देखें हमारी से भी गलती ये थी कि हम 10 ओवर में कुछ 87 कर गए थे, आखिरी 10 ओवर में 71 बना गए, क्योंकि हमने कुछ गलतियां ऐसी की जो कि आई थिंक हम आज वो रिपीट नहीं करेंगे। इंग्लैंड की ये B साइड है, ठीक है ना, इनके बाद ना स्टोक्स है, ना बेस्टो है, ना लिविंगस्टन है, ऊपर से बटलर खुद नहीं खेल रहा है, लाहौर में जाके खेलेगा, क्रिस वोक्स
लाहौर में खेलेगा, जॉर्डन नहीं आया है, तो अगर इस टीम को भी हम नहीं हराते तो फिर तो बहुत परेशानी की। अच्छा, जो फैन की मैं बात कर रही थी, वो फैन के भी पोस्टर मैं चाहूंगी कि शेयर कर लें स्क्रीन पे ताकि हम व्यूअर्स को भी दिखा सकें। और ये देखिए जी, सरफराज के फैन क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कैप्टन्स हु हैव वॉन T20 11 सक्सेसफुल T20 सीरीज, ओनली सरफराज, वन नेम। सही है जी, ये देखें फैंस इस तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। आपको कुछ टीम में चेंजेस नजर आ रही हैं अलवी साहब? मेरे ख्याल में प्रॉब्ली 5 अक्टूबर तक तो ऑफिशियल अलाउंस है कि आप चेंजेस कर सकते हैं। देखिए, सरफराज को ये लाते हुए ज़रा सा घबराएंगे। ये अब हारिस जो है उसका कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रहा नेशनल T20 में भी, लेकिन उसको ज़बरदस्ती इन्होंने ये रखा हुआ है। मुझे लगता है कि दरवाज़ा ब्लॉक हो जाए सरफराज के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। सही। अब सरफराज आप भी चाहते हैं कि भाई 35 साल हो गए, हम आगे देखना चाहते हैं, ओके फेयर इनफ, कोई ऐसा हर्ज नहीं है। लेकिन आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे जा रहे हैं, वहाँ पे एक लड़का जिसको आपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब मौका दिया तो वो मेरे ख्याल में 20 रन भी नहीं बना सका 3 इनिंग में, और वो जिस तरीके से आउट हुआ वो बहुत अहमकाना तरीके से आउट हुआ था, क्योंकि बचपन आया उसमें। आई थिंक सरफराज डिजर्व्स, बिकॉज आपको एक तजुर्बेकार विकेट अलवी साहब, अगर वो कराची से शिफ्ट हो जाए ना लाहौर, तो वो उनको टीम में जगह बना लेंगे। मसला मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क्रिमिनेशन का है, तफरीक का है, मेरिट पे फैसले ना होने का। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। वी आर ग्रेटफुल फॉर यू कमिंग एंड गिविंग अस योर थॉट्स। यकीनन अलवी साहब ने खुल के बता दिया है कि हमारी टीम पीसीबी और क्रिकेट के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब आगे बढ़ेंगे और वर्दा में बताएंगी दाना नीर के बारे में। बिल्कुल, दाना नीर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, लेकिन वो वायरल अपनी पहली जैसी वो पाड़ीगढ़ के लिए वायरल नहीं है, वो वायरल हैं तनकीद के लिए, क्योंकि उनको ट्रोल किया जा रहा है बहुत ज़्यादा आजकल, क्योंकि उन्होंने अब एक वो इन्फ्लुएंसर हो गई है। इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी टिप उठा के जो है वो व्यूवर्स के साथ शेयर कर लें, उससे कितने नुकसानात होंगे ये भी उनको नहीं पता, शायद उनको जानती नहीं है, बस फेमस हो गई हैं और उनको चाहिए कोई भी टिप शेयर कर दें, तो उन्होंने कर दी। एक बहुत ही खतरनाक उन्होंने एक ब्यूटी टिप शेयर की है। वो क्या टिप है मैं चाहूँगी कि आप स्क्रीन पे पहले देखें और उसके ऊपर फिर कितनी तनकीद हुई है ये भी आपको बताऊँगी और कितनी खतरनाक है ये बात देखिए। तरह आप इमेजिन कर सकते हैं कि वैसलीन में आप 1 चम्मच रेड चिली पाउडर मिला के आप लगाएंगे। सर पकड़ रही हूँ इस वक्त, सीरियसली मेरा गुस्सा भी आ रहा है, बेवकूफ़ी पे भी मुझे हंसी आ रही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी प्लीज़ हमारे शो पे ये वीडियो देख के कोई भी ट्राई ना करे। ये कितनी बड़ी स्टुपिडिटी है, क्या इसका अंदाज़ा है आप लोगों को? इसके बाद शाइस्ता लोधी ने भी तनकीद की है, नादिया हुसैन ने भी तनकीद की है, सबने कहा है कि रेड चिली पाउडर आप लिप्स पे लगाएंगे, क्या आपको अंदाज़ा है कि क्या हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है? मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नादिया हुसैन, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट भी, उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि वो क्या कहती हैं इस बारे में। जी नादिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। जी वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैं 1 मिनट अपना जरा कैमरा जल्दी से सेट करी, वो सेट ही नहीं हो पा रहा है। चलें कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, आप सेट कर लें। लेकिन मीनवाइल मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि लिप्स प्लम्प करने के लिए मिर्ची का इस्तेमाल और सिनेमन का इस्तेमाल, सिनेमन पाउडर का, एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है जो लोग फॉलो कर रहे हैं। वो भी मुझे लगता है वर्दा, अगर आप रूह अफ़ज़ा भी होंठों पे लगाएंगे तो होंठ लाल हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। लेकिन वो प्लम्प करने की बात कर रही है, लाइक वो फुलाने की बात कर रही है, बट व्हाई रीजन? लाइक आपको पता है जोर से मुक्का मारे वैसे फूल जाने हैं। ये अच्छा आइडिया है, ये सबसे बेहतरीन आइडिया। जी नादिया हुसैन, कैमरा सेट हो गया, आ गई हैं। जी नादिया। जी जी जी, क्या कहेंगी आप इस ब्यूटी टिप के बारे में जो दानी ने दी है? डेफिनेटली आई डोंट थिंक कि ऐसी चीजों को जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ डेंजरस एक्सपेरिमेंट। इवन दो कि ये हर्बल है इन द सेंस कि यू नो मिर्चें हैं, लेकिन अगर आप मिर्चें जो हैं वो आप अपने लिप्स पे लगा रही, वो तो हमें भी पता है कि मिर्चें जो हैं वो कितनी हमें खुद पर्सनली कितना ज़्यादा उसका असर होता है जब हम इतनी तेज़ मिर्चें जो हैं वो खा रहे होते हैं। तो अगर इस किस्म से मिर्चें आप डायरेक्टली अपने लिप्स पे लगा रहे तो जाहिर है यू नो लाइक ऑर्गेनिक भी अगर चीज़ हो तो वो भी आपकी असर जो है वो उसका ऐसा हो सकता है कि कुछ एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। नादिया, ऐसे बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा गया है कि टीनेज लड़कियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासतौर पे इंस्टाग्राम की वजह से अपनी बॉडी के हवाले से बड़े कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गए हैं। आप देखिए आजकल कितनी सर्जरियां हो गई हैं, एंटी एजिंग, ये करो, बोटॉक्स कराओ, ये इंजेक्शन, वो इंजेक्शन।
पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। क्या वजह है कि आजकल की औरत ने एजिंग को एक बहुत बड़ा ऐप बना लिया है कि ओ हम बुढ़े हो रहे हैं, रिंकल्स आ गए, ओ नो हम तो मरने वाले हैं। तो हर इंसान बुढ़ा होता है, रियलिटी को आज की औरत एक्सेप्ट क्यों नहीं करती नादिया? It's not just women. I mean, honestly, आदमी भी जो हैं वो बहुत इस चीज में आ रहे हैं, into this field, into this procedure का जो होता है. Lots of men are getting, you know, Botox and fillers and I think Why? जी इसके अंदर कोई पर्सनली, क्योंकि मैं खुद अपने क्लिनिक के अंदर जो है वो मैं इस किस्म की ट्रीटमेंट्स करती हूँ और मैं खुद अपने आप के ऊपर भी करती हूँ और अपने क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स के ऊपर भी करती हूँ. सो आई फील दैट यू नो लाइक ये कोई इसमें बुरी बात नहीं है अगर आप करना चाहते हैं, बट आपकी वजूहात क्या है करने की वो बड़े क्लियर होने चाहिए कि यू नो आप अपनी खुशी के लिए इसको करना चाह रहे हैं, किसी और की खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है. अगर आप किसी और की खुशी के लिए करना चाह रहे हैं तो नादिया यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगी, थोड़ा सा भी पूछ रही कि जैसे तलहा ने कहा कि ना हम नाखुश हैं बुढ़ापे की वजह से, लेकिन जो बच्चियाँ टीनेजर्स भी हैं, आपको नहीं लगता कि वो डिनाइल में चली गई हैं, अपने आप को देख के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई हैं कि जी अगर उसके लिप्स जो हैं वो इस तरह के हैं, मेरे क्यों नहीं है? और इस तरह की जो है वो ब्यूटी टिप्स इस्तेमाल करती हैं हर्बल टिप्स के नाम पे, तो उसके भी कितने साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है उनको. कितनी बार डिनाई करती हैं वो अपनी बॉडी को, अपने फेस को? Yes, of course there is denial, you know, because they are seeing whatever it is, वो सारा सोशल मीडिया पे बेसिकली देख रहे हैं. और मेरे पास एक कनाडा की एक क्लाइंट आई थी, वो वही 15-16 साल की एक बच्ची थी और उसकी अम्मी को पता था कि वो फिलर जो है वो करा रही है मेरे पास, और शी वाज थोड़ी सी बड़ी लाइक हेफ्टी बच्ची थी वो, तो क्यों बिकॉज शी वाज यू नो लाइक बिग एंड हेफ्टी, तो इस वजह से वो 15-16 साल की लगती नहीं थी और लंबी भी थी, यू नो. तो मैं समझी थी कि शायद 18 साल से ऊपर की होगी. तो बातों बातों में जब मैं उसका लिप फिलर कर रही थी तो मुझे पता लग गया उसके बाद तक करने के अंदाज से शी वाज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान. तो मैंने जब वैसे उससे पूछा कि तुम क्यों लिप फिलर क्यों करा रही हो, तो यू नो बिकॉज ऑफ काइली जेनर, आई लव हर लिप्स. तो मैंने फिर उससे पूछा कि तुम कितनी उम्र की हो, क्या तुम्हारी उम्र है? तो कहती कि मैं पता नहीं 16 साल की हूँ. तो उस वक्त मैं थोड़ी सी घबरा गई. मैंने कहा ओ माय गॉड, यू नो ये तो बच्ची जो है 16 साल की है, और मेरा अमूमन होता है कि मैं जो हूँ वो 18 साल की बड़ी लड़कियों को अगर मैं ट्रीट करूँ तो 18 साल से बड़ी उम्र की लड़कियां हों. बट मेरे पास जो है वो मदर्स जो हैं वो अपनी 13-13 साल की बच्चियों को वाइटनिंग इंजेक्शंस के लिए लाती हैं. वो एक अलग चीज है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, लेकिन ऐसी खवातीन आती हैं मेरे पास जो कि अपनी बच्चियों को 13 साल की बच्ची को लाई हैं वाइटनिंग इंजेक्शन के लिए, यू नो, जस्ट बिकॉज वो स्कूल में स्पोर्ट्स खेलती है और उसको जो है वो यू नो वो रंग डाल है. तो अब उस सूरत हाल में जो है फिर मैंने उनको गाइड किया. मैंने कहा देखिए आप एक तो पहली चीज ये अनफॉर्चुनेटली आप अफोर्ड नहीं कर सकती हैं. दूसरी चीज ये कि आप खुद अपने रंगत को देखें, क्योंकि वो खुद भी डार्क थी. तो मैंने खुद अपनी रंगत को देखें और फिर आप अपनी बच्ची की रंगत को देखें, बिकॉज कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, कोई भी जो है वो इसमें प्रॉब्लम नहीं है. मैंने कहा अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी बच्ची की शादी भी हो जाएगी, कोई इसमें मसला नहीं है. आप बच्ची को खुद कॉम्प्लेक्स करा रही हैं. तो उसके बाद फिर वो बात समझ गई एंड यू नो, बट आई डोंट नो, जाहिर है ये मैं काफी पुरानी बात कर रही हूँ, 3-4 साल पुरानी बात है. अब तो वो बच्ची भी बड़ी हो गई होगी, लेकिन वो मदर की तरफ से जो है ये एक उसको कॉम्प्लेक्स आ रहा था. और ये चीज मैं देख चुकी हूँ और मैं सुन चुकी हूँ बहुत दफा कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऊपर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे लड़कियां जो हैं वो ये बोलती हैं कि जी हमारी माएँ जो हैं वो हमें तनकीद करती हैं, हमारी माएँ जो हैं वो हमें बोलती हैं कि तुम मोटी हो या तुम काली हो या तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारा चेहरा ऐसा है. इट्स नॉट जस्ट सोसाइटी, इट्स नॉट जस्ट सोशल मीडिया, उनके घर वाले भी जो है ना उनको बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं. सो दैट इज व्हाई यू नो लाइक इफ यू गोना इंस्टिल कॉन्फिडेंस, चाहे वो आप जैसे भी हो, आप मोटे हो, आप काले हो, आपके होंठ ऐसे, आप गंजे, आप जो भी आप जैसे भी हो,
you know, but if the family is going to instill confidence in you, तो फिर कोई भी जो है वो आप तनकीद का निशाना नहीं बनेंगे, आप तनकीद को फुल ऑन फेस करेंगे। सही। नादिया, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सेल्फ मेडिकेशन की वजह से पाकिस्तान में हर साल 5 लाख लोग मरते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। ये सेल्फ मेडिकेशन मेकअप के अंदर ही बहुत है, किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ किया नहीं है, कोई कोर्स लिया नहीं है, वो बस अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिए। नादिया से मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, इसका भी जवाब दीजिएगा कि जो इन्फ्लुएंसर्स बगैर कुछ पढ़ लिखे, जैसे तलहा ने कहा कि सोशल मीडिया पे चीज़ें अपलोड कर देते हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं बगैर सोचे समझे उन पर भी ये बात लागू होती है कि बगैर सोचे समझे वो उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? डेफिनेटली देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, और आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये आपको जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। कई दफा लोग जो हैं वो सिर्फ एक सेंसेशनल चीज करने की खातिर जो है वो इस किस्म की यू नो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सेंसेशनलिज्म फैलाने की खातिर, बिकॉज सोशल मीडिया जब तक कि वो सेंसेशनल नहीं होगा उस वक्त तक जो वो चीज वायरल नहीं हो जाती है। तो जब वायरल होती हैं तो आपके और ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दैट, यू नो। जब आप सेंसेशनल किस्म की कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्रेजी किस्म की आप चीज करेंगे तो वो जो है वो एक वायरल चीज हो जाती है और उसके अंदर मिलियन के व्यूज आते हैं, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा होता है। नादिया, आपको लगा कि दानिश की ये वीडियो एक वायरल होने के लिए की गई है जानबूझ, क्योंकि हम सब जानते हैं नादिया बीइंग अ फीमेल कि अगर हल्का सा मिर्च की उंगली भी हो हमारी हल्की सी स्किन पे लग जाए तो पूरे फेस पे कितनी मिर्चें लग जाती हैं। तो ये इतनी बड़ी, मैं कहूँगी कि स्टुपिडिटी के लिप्स पे आपने इतनी ज्यादा रेड चिली लगा ली, ये एक वायरल होने का एक और तरीका था? Yes, of course, you know, क्योंकि एंड में उसने लिखा हुआ है ना कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम। तो खुद अगर वो कर रही है ट्राई, यू नो, बट शी स्टिल सेइंग कि जी डू नॉट ट्राई दिस एट होम। इट वाज एन एक्सपेरिमेंट दैट शी डिड ऑन हर ओन सेल्फ, यू नो, लाइक उसको भी कहीं से जो है वो क्या उसने ये टोटका कहाँ से देखा, कहाँ से वो उसको आइडिया आया कि ये करे। But when she did it on her own and you know like जो भी उसका इफेक्ट हुआ, लेकिन you see मैं एक और बात बताती हूँ कि ये सिर्फ देसी टोटके हैं ना, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ इवन जो इंटरनेशनल पेजेस पे जो हैं वो जो आपका जो आईलैश कर्लर होता है वो आईलैश कर्लर को जो है वो लिप्स के ऊपर जो है ना वो ऐसे ऐसे कर रही होती हैं, प्लम्प करने के लिए वो प्रेस कर रही होती हैं। There are lots of things actually कि जो लड़कियां करती हैं और even big influencers they are trying it out, मतलब कि उन्होंने कोई ऐसी चीज देखी किसी वीडियो में, उसके बाद फिर वो उसको ट्राई करना चाहते हैं, including somebody like Huda Beauty और you know like lots of other such influencers। अगर कोई बहुत ही कोई डेंजरस किस्म की चीज है तो फिर वो नहीं ट्राई करती है, लेकिन अगर कोई माइल्डली डेंजरस चीज है या कोई माइल्डली कंट्रोवर्शियल चीज है तो वो उसको ट्राई करके उसके बाद एंड में उसको बोलते हैं कि जी दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड डू। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान की सुपर मॉडल, सुपर डॉक्टर, सुपर मॉम नादिया हुसैन हमारे साथ मौजूद थी। ऐसे कर दिया है कि ये मिर्ची लगाने से होंठ लाल नहीं होंगे। लाल मिर्ची का मतलब ये नहीं है कि जहां लगेगी तो बस लाल हो जाएगी। हाँ, और आप ये देखिए सिर्फ वायरल होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते तलहा, क्या नहीं करते। खैर, इसी के साथ ही एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं हम वायरल होने के लिए क्या करें। अल्लाह का नाम लें, हम वायरल नहीं होना, वायरल हो गए मसले हो जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। सियासत, ब्यूटी टिप्स और खेल के बाद अब कुछ जिक्र कर लेते हैं महकमा मौसमियात का। बताते हैं आपको कि महकमा मौसमियात का क्या कहना है मौसम की सूरत हाल के बारे में। फ़िलहाल अगर हम मौसम की बात करें तो बंगाल में मानसून सिस्टम तैयार है जिससे पंजाब और केपी के मुतासर होने वाले हैं। दूसरी जानिब आज अगर हम पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरों की बात करें तो मौसम ज़्यादातर शहरों में गर्म और खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि मशरक़ी पंजाब और बालाई खैबर
पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में गरज, चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। अगर हम कराची शहर की स्पेशली बात करें तो आज सुबह के वक्त कुछ इलाकों में कहीं कहीं बादल दिखाई दे रहे थे, जबकि ज़्यादातर इलाकों में मतला साफ है और साथ में ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे कराची आज मौसम बिल्कुल साफ है। कुछ इलाकों में बादल हैं, वो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहे, लेकिन वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो आसमान कराची में इस वक्त साफ है। लेकिन अगर हम आज की दर्जा हरारत की बात करें कराची के, तो आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें और पंजाब का रुख करें तो आज लाहौर, गुजरावाला समेत मशरकी पंजाब के कुछ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दूसरी तरफ शहर इक़्तिदार की बात करें तो इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में आज भी बादलों का राज बरकरार है, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर की जानिब अगर हम रुख करें और लाहौर की जानिब देखें तो आप देख सकते हैं कि लाहौर में पूरे बादल हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कहीं कहीं कुछ इलाकों में बादल वहाँ पे छाए हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर हम इस्लामाबाद की दर्जा हरारत की बात करें तो इस्लामाबाद में दर्जा हरारत कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक जाने का खदशा है। और लाहौर के दर्जा की हरारत की बात की जाए तो वहाँ के कई अजला में बादल छाए हुए हैं और शहर में हब्स की कैफियत रहेगी, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में बारिश के इम्कान भी वाज़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ दर्जा हरारत जैसे हम बात करें लाहौर की तो कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तो ये तो थी मौसम की अपडेट। और अब चलते हैं तलहा की जानिब और देखते हैं, मुझे साइड पे कुछ बिल्लियाँ नज़र आ रही हैं, देखते हैं तलहा क्या कर रहे हैं इस वक्त। जी तलहा, ओवर टू यू। मौसम का हाल तो आपने जाना। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से एक बड़ी अफसोसनाक खबर मुझे मौसूल हुई। खबर ये थी कि वहाँ पे एक जानवरों का शेल्टर था जिसके ऊपर कुछ इंसान नुमा जानवरों ने हमला किया और वहाँ पर मौजूद जो भी कुत्ते बिल्लियाँ थीं उनको जान से मार दिया, ईंटों से मार के, डंडों से मार के। हमें सोचना चाहिए कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं और किस तरह की हरकत व सकनात कर रहे हैं। जो जानवर शेल्टर के अंदर थे उनको मार के उस शख्स को क्या मिला होगा? कुछ भी नहीं, लेकिन यकीनन जहनी बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से मुश्किलात होती हैं। और मैं जानवरों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल राइट्स का जिक्र करते हैं। उसमें आयशा चुंदरीगर हैं, टीपू शरीफ हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। और एनिमल राइट्स और एनिमल लवर्स भी हमारे मुल्क में बहुत सारे हैं। और ऐसी एक एनिमल लवर हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, लुबना खान, जिनके घर में मैंने सुना है कि बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। हाँ लुबना, आपके पास कितनी बिल्लियाँ हैं? सर 27 कैट्स। 27 बिल्लियों की मालिक लुबना खान। बैटमैन के बाद कैटवुमन क्या आपने सुना है? मुझे तो कैटवुमन लग रही है इस वक्त। ये इनसे तफसीलन डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट है हमारे पास प्रोड्यूसर साहब? राइट, रिपोर्ट नहीं है। लुबना, ये शौक आपको कैसे पड़ा? और मुझे बताया जा रहा है कि आप लाखों की बिल्लियां दे रही हैं। है बहुत खूबसूरत, नो डाउट। वो नहीं है वो हॉलीवुड में जो मूवीज में बिल्लीज आती हैं, मुझे वो लग रही है। ये दिस इज अ पंच फेस पर्शियन, राइट? सर इट्स अ पैकी। पैकी? सर्टिफाइड पैकी, लाइक CFA सर्टिफाइड। कहाँ की ब्रीड है? सर ये रशियन ब्रीड्स हैं। बेसिकली इनका फेस और इनके सर्टिफिकेट्स की वजह से दे आर वेरी कॉस्टली, अराउंड 250-180 lakhs। ठीक है, पेडिग्री है, प्रॉपर इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आप इनका खर्चा कैसे उठाती हैं? आपके पास या तो बहुत सारे पैसे अब्बू ने दिए हैं या फिर हस्बैंड ने? सर आई एम नॉट मैरिड, बट जो है बस इन्हीं के लिए मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। पहले बिल्लियों की खातिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी खातिर नहीं किया? नहीं, अपनी खातिर नहीं। लाइक पहले ऐसे था, आई जस्ट हैव वन कैट, वो भी मम्मा ने गिफ्ट की थी। उसके और बिजनेस आपका यही है, आप कैट्स सेल आउट कर रही हैं? बिजनेस मेरा ऐसे है कि आई हैव पेट फूड्स, पेट लिटर, एसेसरीज, एवरीथिंग रिलेटेड। ऑनलाइन है, कोई शॉप है? या इट्स अ पॉज कैफे दी कैट। पॉज कैफे दी कैट कहाँ पर है ये वाकई? सर बेसिकली वी आर डीलिंग ऑनलाइन, जैसे वेयर हाउस में हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि बीइंग अ वुमेन इट्स मोर फिजिबल टू क्रिएट अ वेयर हाउस और फिर वहाँ से मैनेज करें। और शी इज़ वेरी एंग्री। इसको छोड़ दें भाई, तंग कर रही है आपको, छोड़ दें इसको, आज़ाद करें। लेकिन ये बताएं कि अब इतनी खूबसूरत है, मेरी बेटी घर पे देख रही होगी मुझे, तो पहली चीज़ बोलेगी पापा मुझे भी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? 1 लाख 2 लाख तो नहीं है मेरी बहन, कोई रहम खाओ, रहम की अपील है, टीवी पर बार्गेनिंग कर रहा हूँ, कुछ तो डिस्काउंट दें गरीबों को। सर बेसिकली ये जो शौक है ये बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक मैंने जो स्टार्ट किया था तो तब आई हैड अ कैट जिसकी कॉस्ट जो थी अराउंड 6000 थी, तो वो बहुत मिनिमम कॉस्ट है कैट्स के लिए। अब वो जब एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं तो नहीं है, नहीं मार्केट तो नहीं है, और इतनी सुन बैठी हुई है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो फिर वैसे एक्सपेंसिव कैट फिर लेती गई। वाह, ये देखें बिल्लियों से कौन दूर रह सकता है और कौन प्यार नहीं करता है। आप प्यार करती हैं बिल्लियों से?
क्यों नहीं करती बिल्लियाँ? देखें आप जब कितना बात प्यार कर करती हैं बिल्लियों से आप? ये आप देखें बहुत क्यूट है यार, और ये दोनों सेम ब्रीड है एक्चुअली। वो उसकी मदर है और ये जो उसकी ओह ये उसकी किटन है। किटन है, She is just 2 months old. ओह 2 months old। इनका अच्छा इनकी मेंटेनेंस ही बहुत ज़्यादा होती है, बाकायदा प्रॉपर सफाई का ख्याल रखा जाता है, वैक्सीन का ख्याल रखा जाता है, तो ये सब आप कैसे मैनेज करती हैं? वैसे केयर टेकर है जो इनको प्रॉपर ग्रूम करता रहता है, प्रॉपर आईज और 27 बिल्लियों का महीने का खर्चा लुबना कितना है? खर्चा बहुत है। फिर भी 2 लाख 3 लाख 4 लाख? नहीं, सिर्फ फूड का जो नॉर्मली फूड का, और सिर्फ फूड अगर कह लें तो अराउंड 35,000 का सिर्फ फूड है। वैक्सीनेशंस, वो वैक्सीनेशंस आपको जो है ना वो ईयरली करवानी पड़ती है। इनिशियल उसमें आपको ये होता है कि 2 टाइम्स करवानी है, तो इनिशियल में आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। फिर वो जब बच्चा आपका 1 ईयर का हो जाता है तो उसके बाद बहुत इजी रहता है। ऑन एयर वादा कर दें आप मुझे किटन देंगी सस्ते में? मैं आपको दूंगी, वादा कर दें। ऑन कैमरा पे ले आए जी, ये फिर से रिकॉर्ड कर ले। लुबना खान को इन्होंने वादा किया है कि मेरे लिए 70% ऑफ कर देगी। ये नहीं 70 नहीं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगी। अल्लाह तेरा शुक्र। यस यस, बच्चों खुश हो जाओ, पार्टी ऑन है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को बिल्लियाँ पसंद होती हैं, बहुत से लोग घर में पेट रखना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उनको पेट से एलर्जी है, या ये भी कहा जाता है कि बिल्ली के जो ये फर होते हैं ये अक्सर उतरते हैं तो उससे एस्थमा हो जाता है, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए एस्थमा हो तो फिर तो मैं आपको यही कहूँगी फिर आप कैट्स रखे ही मत, ठीक है। किसी भी किस्म की कोई एलर्जी हो रिलेटेड एलर्जी इनिशियल देखिए मुझे भी साइनस है, वो भी बाय बर्थ था, तो इसके बाद भी आई एम कीपिंग कैट्स। मुझे ऐसा सच सवेयर इशू नहीं हुआ, लेकिन ये है कि आप मुंह के पास ना लेके आएँ, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखें। हाँ, अगर आप ग्रूम नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली इनके फर से आपको फिर इशूज स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एट सम पॉइंट ऐसा हुआ था कि मैं इनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी, तो मेरी मदर को भी फिर एलर्जी स्टार्ट हो गई थी। तब जो मैंने डिसाइड किया कि 2 टाइम पे केयर टेकर आए, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही। इट्स लाइक 27 कैट्स, और 27 कैट्स को डेली ग्रूम करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। फिर जो है इस तरह से करके सही मैनेजेबल। लेकिन इनकी मेंटेनेंस ज़रूरी है, केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शौक बहुत अच्छा है, लेकिन इनका ख्याल रखना भी बिल्कुल वैसे ही ज़रूरी जैसे कि हम एक बच्चे का ख्याल रखते हैं, वैसे इनके नेल्स ट्रिम होते हैं, इनको शैम्पू किया जाता है, वैक्सीन कराया जाता है, और इतनी क्यूट है ये। तो खैर आप हमारे साथ रहिएगा, लेकिन तलहा कुछ सितारों के अहवाल की जाने बढ़े बिल्ली से सितारों की तरफ वर्दा के साथ मेरे साथ, क्योंकि बहुत से फैंस की कॉल आ रही है। कनान साहब के लिए बहुत सवालात भी हैं, लेकिन कनान चौधरी थोड़ा सा बिजी थे, लेकिन आज फाइनली उनको हमने पकड़ लिया है, उन्होंने हमें टाइम दे दिया, तो उनको वेलकम कहेंगे कि अस्सलाम वालेकुम कनान भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ी मुश्किल से पकड़ा है आपको कनान वर्दा ने, आज कह रही हैं वो। कहाँ चले जाते हैं आपके फैंस, इतने सारे हैं, इतने मैसेज आना शुरू हो जाते हैं हमारे पास, कितने सवाल जवाब करना चाहते हैं आपसे? जी बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ, करें सवाल जवाब जितने। कनान पहले मुझे ये बताएं, अपने किटन्स के बारे में आप कुछ पूछना चाह बारे में कोई सवाल करना चाहती हैं? कनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। क्या सवाल करूं? आप मुझे ये बताएं कि मेरा बिजनेस और कब और कितना ज्यादा ग्रो करेगा? करोड़पति से अरबपति लुबना कब बनेंगी? कनान भाई आपको आवाज आ रही है? आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। अच्छा, लुबना हमारे साथ यहाँ पे हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाह रही हैं कि क्या उनका बिजनेस मजीद ग्रो करेगा? डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ बताइए लुबना। 27 अक्टूबर। अब साल तो नहीं पूछो भाई टीवी पे, साल बताना पड़ेगा। कनान भाई दूसरा में साल नहीं पूछो। 27 अक्टूबर। अभी जो इनकी बर्थडे गुजरेगी उसके बाद इनका लकी टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली इनका बिजनेस जो है वो अक्टूबर में ज्यादा ग्रो करेगा, 24 सितंबर के बाद से। 24 सितंबर के बाद से अक्टूबर में आपके सितारे ग्रो करेगा, डबल ट्रिपल होने वाले, बहुत पैसा आएगा। अच्छा कनान भाई, मेरे पास भी यहाँ पे एक इंस्टा पे मैसेजेस आए हुए थे, तो अच्छा एक है अली अहमद खान, इनके वाले साहब पूछ रहे हैं कि ये अभी यूएई में होते हैं, ये बाहर मुल्क जाना चाह रहे हैं जर्मनी साइड पे, इनकी तारीख पैदाइश है 12 अप्रैल 1996, और इनका टाइम है दोपहर 12:20 पे। जी इनके बाहर चांसेस जो है वो जून 2023 में नज़र आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर ये उस टाइम पीरियड में अप्लाई करते हैं तो इनके ब्राइट चांसेस मौजूद है आउट ऑफ कंट्री जाने के। तो लेकिन वहाँ पे सेट हो जाएंगे, सही रहेगा फ्यूचर इनका? कब तक जाएंगे ये? जून 2023 तक। अच्छा, जून 2023 तक। अच्छा, और एक और इन्होंने लिखा है कि माहद
महाद अहमद ख़ान नाम है, उनकी तारीख़ पैदाइश है 10 दिसंबर 1998 और टाइम है उनका सुबह 10:30 बजे। तो इनका भी यही पूछ रहे हैं कि ये भी बाहर जाना चाहते हैं, कब तक जाएंगे और कितना इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जर्मनी या इटली की तरफ जाना। इनके लिए आउट ऑफ कंट्री जाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। अगस्त 2023 के बाद चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके लिए बाहर जाने की निस्बत बिज़नेस करना ज़्यादा लगती है। अगर ये बाहर जाके बिज़नेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ जॉब करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा बाहर जाके। चलें सही, बहुत बहुत शुक्रिया कनान भाई, आपने इनके बारे में बताया। अच्छा ये बताइए कि आज खान साहब की समाअत होने वाली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसके बारे में आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, क्या फ़ैसला आ सकता है? देखिए, इस पे बड़ी डिटेल के साथ मैंने एक प्रेडिक्शन ऑलरेडी दी हुई है। मैंने बताया था कि 22 का अदद खान साहब के लिए कैसे लक्की है और क्यों उनको फेवर देगा, और दी भी है उसने लास्ट टाइम पीरियड में जब 22 तारीख को खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही थी। तो मैंने उस वक्त ये वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब पे, उसमें मैंने बताया था। तो आज भी 22 है, तो खान साहब के लिए वो अदद सेम ही जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, यानी उनको कहीं ना कहीं फेवर मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में कोई नया मोड़ आएगा। इसी तरह मैंने पनामा के हवाले से प्रेडिक्ट किया था जब नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जो प्रॉब्लम्स चल रही थी कि नया मोड़ आएगा, और उसके बाद कमीशन बना था, फिर वहाँ पे जाके उनके सज़ा हुई थी, उनके लिए अनलक्की डेट थी। लेकिन खान साहब के लिए लक्की है, तो इसमें डेफिनेटली एक चेंज तो ज़रूर आएगा आज की डेट को लेके अगर मैं देखूं। लेकिन अल्टीमेटली खान साहब जो है उनके लिए विन विन सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है लेटर ऑन जाके। यानी कि अगर कोई चेंज आएगा तो वो पॉजिटिव वे में ही होगा, यानी कि खान साहब की फेवर में ही जाएगा अगर इस केस पे कोई नया मोड़ आया तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेटर ऑन खान साहब की फेवर में ही अल्टीमेटली वो होगा। सही। अच्छा कनान साहब ये बताइएगा कि एक तो हमें पता है कि खान साहब ने कॉल दे दी है हफ्ते को निकलने की लॉन्ग मार्च के लिए, जुम्मे को जो है वो महंगाई के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब की धमकियां भी आ रही हैं कि आके दिखाएं, और सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद को किस तरह से कंटेनर जोन बना दिया गया है, खंदकें खोदी जा रही हैं, खारदार तारे लगा दिए हैं, पहली बार ऐसे ड्रोन मंगवाए हैं जो आंसू गैस फेंकेंगे। तो क्या 25 मई को जो वाकया हुआ था वो दोबारा से हमें खुदा ना खास्ता होता हुआ नज़र आ रहा है हुकूमत की जानिब से? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको बताऊं, इस पे बड़ी डिटेल के साथ मैं आपके साथ, आपको याद हो लास्ट शो में भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, और मैंने ये प्रेडिक्शन देते हुए आपके शो में दुआ भी की थी कि अल्लाह करे ये खूनी इनकलाब ना हो। तो चीज़ें उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी ऐसा कुछ बड़ी चेंजेस नज़र नहीं आ रही। बट वो टाइम पीरियड आ गया है जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे कि सितंबर 2022 के बाद किसी भी वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को हटाया जा सकेगा। मैं अभी भी अपनी उस प्रेडिक्शन पे कायम हूँ कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात मुझे नज़र आ रही हैं इस टाइम पीरियड में। तो उनकी हुकूमत को तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतनी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर पाएंगे खान साहब के लिए या लोगों के लिए। तो यहाँ पे इनके लिए प्रॉब्लम्स मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं, और शहबाज शरीफ साहब के लिए मुझे काइंड ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स भी आगे बनती हुई नज़र आ रही हैं। और सितंबर 2022 की आपने जिक्र किया, सितंबर ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, तो इसके बाद हम कोई नई चेंजेस देखेंगे सियासत में। थैंक यू सो मच करना, शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे, जिस तरह से कहा गया कि अल्लाह ना करे कोई इस तरह का खूनी इनकलाब हमें नज़र ना है। हम सबको, हमारे मुल्क को ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसी के साथ ही आज के शो का वक्त होता है ख़त्म। लुबना, आपके लिए भी थैंक्स कहूँगी मैं कि थैंक्स फॉर कमिंग। आपने किटन्स को यहाँ पे लेके आई, ये कैट तो हमारी घूम फिर रही है सेट पर, उनको बड़ा मज़ा आया है। खैर इसी के साथ ही शो खत्म करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।